ये कॉपी कर लें, ये कॉपी कर लें स्टार्टिंग से, फिर बात करते हैं, ठीक है? स्टार्ट कर लें, कॉपी करें। चलें जी, बात सुनें। आज हम एक स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड का नाम है IAS 37। IAS 37, और ये देखो 3 नाम है इसके, गौर से सुनना। IAS 37 पहला नाम है प्रोविजंस, दूसरा नाम है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और तीसरा कॉन्टिजेंट एसेट्स। प्रोविजंस, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट्स। गौर से सुने। अभी हम पहले बिस्मिल्लाह कर रहे हैं प्रोविजन से, सही है? ये रही प्रोविजन की डेफिनेशन। देखो प्रोविजन क्या लिखा है, प्रोविजन is a liability of uncertain timings or amount, uncertain timings or amount, सही है? और ये जो है ना, ये इंग्लिश वाला और है, उर्दू में इसका मतलब होता है या। ये इंग्लिश वाला और है और उर्दू में इसका मतलब क्या होता है, या। सुकून से सुने। अब क्या कहानी है बेटा, यहां मैंने लिखा है प्रोविजन एक इज अ लायबिलिटी, यानी प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी है, प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी है जिसका या तो टाइम अनसर्टेन है या फिर अमाउंट अनसर्टेन है। दोनों में से कोई एक चीज अनसर्टेन होना जरूरी है। या तो टाइम में अनसर्टेनिटी हो या अमाउंट में अनसर्टेनिटी हो। दोनों में से एक चीज में हो या दोनों में भी हो तो भी चलेगी, ठीक है? तो प्रोविजन हकीकत में एक लायबिलिटी है। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग्स और अमाउंट, ठीक है? इसकी मिसाल शुरू करते हैं, अदालत लगाते हैं। नंबर 1, बेटा आज मैंने 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदी। मेरी तरफ देखें और गौर से सुने। आज मैंने 100,000, 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदी, सही है? और जिससे ही मैंने गुड्स खरीदी उसको मैंने 1 महीने का टाइम दे दिया। मैंने कहा मैं आपको 1 महीने बाद पे कर दूंगा, सही है? मैंने 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदी और सामने वालों को 1 महीने का, 1 मंथ का मैंने टाइम दे दिया, 1 मंथ का टाइम दे दिया। अब जरा सुनना, क्या ये लायबिलिटी प्रोविजन है? नो, ये लायबिलिटी प्रोविजन नहीं है। क्यों? मुझे पता है कि उसको 1 लाख ही पे करने हैं। कितने पे करने? 100,000 ही पे करने। इसका मतलब अमाउंट फिक्स है। 100,000 ही पे करने, इसका मतलब अमाउंट फिक्स है। और मुझे 1 महीने बाद ही पे करने, इसका मतलब टाइम भी फिक्स है। तो ये एक ऐसी लायबिलिटी है, ट्रेड पेबल ऐसी लायबिलिटी है जिसका टाइम भी फिक्स है और अमाउंट भी फिक्स है, यानी कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। तो ये प्रोविजन नहीं हुआ, ये प्रोविजन नहीं हुआ। नो 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 नो। दूसरी मिसाल सुनते रहे अगर इन्वॉल्व होना। दूसरी मिसाल, मैंने आज एक बंदे से 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। मैंने आज किसी बंदे से, किसी बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया और 5 साल बाद रीपे करने का टाइम रख दिया। मैंने आज किसी बंदे या किसी बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया और 5 साल बाद रीपेमेंट का टाइम रख दिया। 5 साल बाद रीपेमेंट का टाइम रख दिया। तो अब मुझे बताओ, मेरी लायबिलिटी का अमाउंट भी फिक्स है, मेरी लायबिलिटी का अमाउंट 1 करोड़ फिक्स है, और मेरी लायबिलिटी का टाइम भी फिक्स है। मेरी लायबिलिटी का अमाउंट भी फिक्स है और मेरी लायबिलिटी का टाइम भी फिक्स है। तो भाई ये प्रोविजन नहीं हुआ, ये प्रोविजन नहीं हुआ, ये प्रोविजन नहीं हुआ, ये नॉर्मल लायबिलिटी है, नॉर्मल लायबिलिटी, सही है? अब बच्चे ने कहा उस्ताद फिर प्रोविजन की एग्जांपल दो दो। फिर कोई प्रोविजन की एग्जांपल तो तुमने तो दोनों लायबिलिटी दी। मैंने आ रहा हूँ। नंबर 3, वारंटी। देखो ये वारंटी, इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। वारंटी इज अ वेरी गुड एग्जांपल। यार आज मैंने 1,000 मोबाइल फोन्स बेच दिए, आज मैंने 1,000 सेल फोन्स बेच दिए और लोगों को मैंने 2 साल की रिपेयर्स की वारंटी दे दी। 2 साल या 3 साल की लोगों को रिपेयर्स की या रिप्लेसमेंट की वारंटी दे दी, सही है? बेच दी है। अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग वापस आएंगे। हो सकता है 1,000 फोन में से 100 फोन वापस आए, 20 आए, 30 आए।
तो इस लायबिलिटी का अमाउंट पता नहीं है, अमाउंट अनसर्टेन है, इस लायबिलिटी का अमाउंट अनसर्टेन है। नंबर 2, मुझे ये भी नहीं पता कब कौन आएगा, हो सकता है कोई 2 महीने बाद आ जाए, कोई 3 महीने बाद, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, कोई 8 महीने, कोई 10 महीने, कोई 15 महीने। इसका मतलब इसका टाइम भी अनसर्टेन है। तो हाँ भाई, वारंटी एक ऐसी लायबिलिटी है जिसका टाइम और अमाउंट दोनों अनसर्टेन है, तो यस इट्स अ प्रोविजन, यस इट्स अ प्रोविजन। सही है। तो पहले ठंडे दिल से, सुकून से, इत्मीनान से, प्यार से इसकी डेफिनेशन को पढ़ो और सोचो, दिमाग में डाल दो, दिमाग में डालो। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन क्या है? इज अ लाइबिलिटी, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग्स और अमाउंट। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग्स और अमाउंट। एक ऐसी लाइबिलिटी जिसका या तो टाइम अनसर्टेन है या अमाउंट अनसर्टेन है। सही है, या दोनों भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर टाइम और अमाउंट में से, दोनों में से कोई भी चीज अनसर्टेन नहीं है, तो फिर ये एक नॉर्मल लाइबिलिटी है, फिर ये प्रोविजन नहीं है। अब एक अहम बात, एक अहम बात इधर देखें, एक अहम बात सुकून से सुने बेटा। ये वर्ड प्रोविजन, जिन्होंने ओ एन ए लेवल्स किया हुआ है, जिन बच्चों ने ओ एन ए लेवल्स किया हुआ है, और हमने भी, हमारे भी बेसिक कोर्स में कई बार हम ओ एन लेवल्स के हैंडआउट यूज करते हैं, तो ओ लेवल्स में डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स के साथ भी प्रोविजन का वर्ड यूज होता है। ओ लेवल्स और ए लेवल्स में डेप्रिसिएशन और बैड डेट के चैप्टर में भी प्रोविजन का वर्ड यूज होता है। कैसे वर्ड यूज करते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। याद है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेटा ख्याल करना, उसको इसके साथ नहीं मिलाना, वो प्रोविजन अलग है। बैड डेट का प्रोविजन और डेप्रिसिएशन का प्रोविजन अलग है, और हमारे कोर्स में तो उसका नाम है अलाउंस। हमारे कोर्स में उसका नाम है अलाउंस, और वो कॉन्ट्रा एसेट है, वो लाइबिलिटीज नहीं है, वो लाइबिलिटीज नहीं है। जबकि यहाँ मैंने क्या लिखा है? प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग्स और अमाउंट। सही है, याद रखना इस बात को। तो वो जो डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स के साथ कभी कभार ओ एन ए लेवल्स की बुक्स में डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स के साथ ओ एंड ए लेवल्स की बुक्स में जो प्रोविजन का वर्ड लिखा होता है, वो हमारे कोर्स के लिए नहीं है। हमारे कोर्स में डेप्रिसिएशन और बैड डेट के साथ अलाउंस का वर्ड लिखा होता है। सही है। और वो अलाउंस कॉन्ट्रा एसेट है, और उसका इस चैप्टर से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। उसका इस चैप्टर से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है, इस चैप्टर से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है, तो उसको प्लीज मिलाना भी नहीं। सही है। तो मैंने अभी सिर्फ पहला वर्ड है प्रोविजन, उसकी डेफिनेशन लिखाई और आपको मिसाल दी है। ओके। अब लेट मी टीच यू सम डबल एंट्रीज, बेसिक डबल एंट्रीज भी सिखाते हैं। सही। अब सुने, देखें हो क्या रहा है, यहाँ देखें। आज मैंने यहाँ इस साल, ये देखो, ये मैंने तीन अकाउंटिंग पीरियड आपके सामने बनाए, तीन अकाउंटिंग पीरियड आपके सामने बनाए बेटा, मेरी तरफ। मैंने इस पहले वाले अकाउंटिंग पीरियड में समझ लो 1000 सेल फोन बेच दिए, 1000 सेल फोन बेच के उसकी सेल्स बुक कर ली, 1000 सेल फोन्स बेच के उसकी सेल्स बुक कर ली। सही है। और लोगों को मैंने 2 साल की रिपेयर्स की वारंटी दी है। मैंने लोगों को बोला है कि अगले 2 साल तक अगर तुम्हारा फोन खराब हो जाए, अगले 2 सालों तक फोन खराब हो जाए या कुछ भी मसला हो जाए, तो रिप्लेस करवा लेना या रिपेयर करा लेना, जो भी है, वारंटी दी है। ठीक है। अब मुझे बताएं एक चीज आपकी अदालत में, सुने, मैंने इन मोबाइल फोन्स की, ये जितने भी फोन्स थे उनकी सेल्स यहाँ बुक कर ली है। जो मोबाइल फोन पहले अकाउंटिंग पीरियड में बेचे उनकी सेल्स अभी बुक की है। और अब लोग क्लेम लेने अगले साल से आएंगे, वारंटी क्लेम करने अगले साल से आएंगे। तो अगर मैं क्लेम का एक्सपेंस अगले साल बुक करूंगा, अगर मैं क्लेम का एक्सपेंस अगले साल बुक करूंगा, तो होगा क्या? एक साल में मेरी इनकम बुक हो जाएगी, एक साल में सारी सेल्स बुक हो जाएगी, और अगले साल में एक्सपेंसेस बुक हो जाएंगे। तो इस तरह तो मेरे इनकम और एक्सपेंसेस मैच ही नहीं होंगे, इस तरह तो मेरे इनकम और एक्सपेंसेस मैच ही नहीं होंगे। जबकि हमें तो मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई करना होता है ना, हमें तो इनकम के सामने एक्सपेंसेस को मैच करना होता है ना, याद है? तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ ईयर एंड पे खड़े होके, यहाँ ईयर एंड पे खड़े होकर एक एस्टिमेशन करेंगे, यहाँ ईयर एंड पे खड़े होकर एक एस्टिमेशन करेंगे। हम यहाँ ईयर एंड पे खड़े होकर क्या करेंगे, एक एस्टिमेशन करेंगे कि देखते हैं कि कितने लोग हमें पे नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ एस्टिमेशन करा, और एक 10,000 का, इधर देखो, एक 10,000 का वारंटी प्रोविजन बना दिया। हमने एंट्री बना दी P&L डेबिट और वारंटी प्रोविजन क्रेडिट 10,000। वारंटी प्रोविजन का मतलब लायबिलिटी। सही है। वारंटी प्रोविजन का मतलब लायबिलिटी। अब मुझे बताओ, आपने देखो एक्सपेंस जैसे ही बुक करा, तो जिस पहले साल आपने सेल्स की इनकम बुक की थी, जिस पहले साल आपने सेल्स की इनकम बुक की थी, उसी पहले साल आपका एक्सपेंस भी बुक हो गया। जिस पहले साल आपने सेल्स की इनकम बुक की थी, उसी साल एक्सपेंस भी बुक हो गया। ठीक है। अब मेरे बच्चों इधर देखो, अब बताओ, पहले ये पहला साल का एंड है, हाँ? पहले साल के एंड पर आपकी लायबिलिटी, इस लायबिलिटी का नाम प्रोविजन है, हाँ? इस लायबिलिटी का नाम क्या है भाई? प्रोविजन है।
पहले साल के एंड पर देख लो आपके पास प्रोविजन कितना है। आपके पास प्रोविजन है 10,000 का। पहले साल के एंड पे मेरे बच्चों आपके पास प्रोविजन कितना है? 10,000 रुपए का है। ठीक है, अब अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब बताओ मैंने लोगों को कितने साल की वारंटी? 2 साल की। मैंने लोगों को 2 साल की वारंटी दी है कि 2 साल तक आप आके काम रिप्लेस करा सकते हैं। ठीक है, अब what happens in real life for cell phones and all these electronic items? When a customer comes back, we just repair the product or we just replace it. We never give cash. हम कैश नहीं देते। आप अगर रियल लाइफ में वारंटी क्लेम करने जाओ ना, आप एप्पल स्टोर पे जाके देख लो, किसी भी स्टोर पे। मैंने तो कितनी बार, अब मेरा एप्पल का फोन कम से कम 4-4 बार खराब हुआ है और 4-4 बार वारंटी क्लेम की है। तो व्हाट दे डू, वो आपका अगर वारंटी पीरियड के अंदर है ना, तो जैसे ही आप उसको दिखाते हो उसी वक्त रिप्लेस करके देते हैं। पैसे नहीं देते, पैसे नहीं देते। ठीक है, रिप्लेस करके देते हैं। लेकिन आप लोग अभी छोटे हैं, आप लोग अभी बेबीज हैं, इन्फेंट्स हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट एंड टू मेक द स्टोरी सिंपल, मैं यूं कर रहा हूं कि जो भी कस्टमर क्लेम लेने आएगा मैं उसको कैश किन के दे दूंगा, आसान करने के लिए। जो भी कस्टमर क्लेम लेने आएगा मैं उसको कैश किन के दे दूंगा, आसान करने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब अल्लाह की शान, सेकेंड ईयर में हमें 5,000 के क्लेम्स अराइज हुए। सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर में 5,000 के क्लेम्स अराइज हुए। सही है, तो अब 5,000 के क्लेम्स अराइज होने का मतलब 5,000 रुपए का कैश देना पड़ेगा। तो हमने, यहाँ देखें, हमने कस्टमर्स को सेकेंड ईयर में, ये देखो ईयर 2 है, कैश कितना दिया? 5,000। और मेरे बच्चों, अब एक्सपेंस बुक नहीं करना। अब एक्सपेंस नहीं बुक करना, क्योंकि आपने पहले साल एक्सपेंस बुक करके लाइबिलिटी क्रिएट कर ली है। पहले साल ही आपने एक्सपेंस बुक करके लाइबिलिटी खड़ी कर ली थी। अब आप जैसे जैसे क्लेम्स देते जाओगे आपकी वो लाइबिलिटी कम होती जाएगी। अब आप जैसे जैसे क्लेम्स देते जाओगे आपकी वो लाइबिलिटी कम होती जाएगी। तो अब एंट्री बनेगी, वो लाइबिलिटी खत्म कर देना। ये देखो, प्रोविजन डेबिट 5,000, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो देखो बेटा, पहले साल आपने 10,000 का प्रोविजन बनाया था। पहले साल आपने 10,000 का प्रोविजन बनाया था, उसमें से 5,000 के क्लेम्स हमने सेकेंड ईयर पे कर दिए। ठीक है, 5,000 के। अब मुझे बताओ कितना प्रोविजन रह गया? 10 में से 5 खत्म हो गया, तो अभी भी 5,000 का बच गया होगा। अभी भी 5,000 का बच गया होगा, सोच लो, अभी भी 5,000 का बच गया होगा। हाँ, अब ये आखिरी साल है, ये वाला साल आखिरी साल है। अल्लाह की शान, इस साल 7,000 के क्लेम्स अराइज हुए। इस साल 7, क्योंकि अंदाजा है बेटा, अंदाजे में ऊंच नीच तो आ सकती है। इस साल लोग 7,000 के क्लेम लेने आ गए। तो अब देखो, हम इधर देखें तो देखें, हम क्लेम किस फॉर्म में देंगे, सब बताएं। क्लेम हम पैसों की फॉर्म में देंगे, तो हम 7,000 रुपए गिन के उनको दे देंगे, लोगों को 7,000 रुपए दे देंगे। अच्छा, जैसे ही हमने 7,000 रुपए दिए, ये आखिरी साल था, ये आखिरी साल था, तो ये जितनी भी ओपनिंग लाइबिलिटी यहाँ बची होगी ये सब खत्म हो जाएगी। ये जितनी भी ओपनिंग लाइबिलिटी होगी ये सब खत्म हो जाएगी 5,000 से। बच्चे ने कहा ये एंट्री तो बैलेंस है ही नहीं, ये एंट्री तो बैलेंस है ही नहीं। मैंने कहा मैं बताता हूँ, बाकी 2,000 पीएनएल में चले जाएंगे अंडर प्रोविजन के नाम से। बाकी यहाँ 2,000 का पीएनएल चला जाएगा और इसका नाम होगा मेरे बच्चों, इसको बोलेंगे अंडर प्रोविजन। क्या बोलेंगे? अंडर प्रोविजन, इसको बोलेंगे अंडर प्रोविजन, अंडर प्रोविजन। बच्चे ने कहा खुल के बात करो, ये पहेलियां मत बुझाओ। ये अंडर प्रोविजन क्या है? मैंने कहा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें पहले टैक्सेशन के अंदर पढ़ाया है। पिछले ही हफ्ते में, कहीं ना कहीं पिछले 1-1.5 हफ्ते में टैक्सेशन के अंदर पढ़ाया था अंडर ओवर प्रोविजन, आज फिर आ गया है। अंडर प्रोविजन का मतलब तुमने कम एक्सपेंस ओरिजिनली बुक किया था, तुमने कम प्रोविजन बनाया था, रियलिटी में पेमेंट ज्यादा हुई है। अंडर प्रोविजन का मतलब तुमने पास में कम प्रोविजन बनाया था, रियलिटी में पेमेंट ज्यादा हुई है, रियलिटी में पेमेंट ज्यादा हुई है। दलील दूं? इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो। तुमने ओरिजिनली प्रोविजन बनाया था 10,000 का, देखो इधर देखो। तुमने ओरिजिनली प्रोविजन बनाया था 10,000, लेकिन पेमेंट कितनी हुई? 5 और 7 12 की। तुमने प्रोविजन बनाया था 10 का, लेकिन पेमेंट कितनी की हुई? 5 और 7 12 की हुई। सही है, तो ऑटोमेटिकली एक 2,000 का अंडर प्रोविजन आ गया। ऑटोमेटिकली एक 2,000 का अंडर प्रोविजन आ गया। सही, मेरे प्यारे प्यारे रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स। अब बच्चे, जो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जिस तरह अंडर प्रोविजन आ सकता है इस तरह और भी आ सकता है। जी, वो तो सेकंड केस है। पहले इसको आराम से तरीके से साफ सुथरा नीट एंड क्लीन कॉपी करें, नीट एंड क्लीन। थैंक यू।
बेटा लिख लें प्लीज। लिख लिया? लिखें प्यार से बेटा, बहुत प्यार से प्लीज। चलो बेटा, अब मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों, सुनो। अब मैं आपके सामने सिर्फ ओवर प्रोविजन की एंट्री चेंज करता हूँ, थर्ड ईयर जो आखिरी साल है ना उसकी एंट्री चेंज करता हूँ, सही है? देखो, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि आपने मेरे बच्चों, आपने इनिशियली आपने आपने इनिशियली 10,000 का प्रोविजन बनाया था, इधर देखें। आपने इनिशियली 10,000 का प्रोविजन बनाया था और नेक्स्ट ईयर 10,000 में से 5,000 के क्लेम्स पे हो गए। अच्छा, इनिशियली 10,000 का प्रोविजन बनाया था और लोगों को 2 साल की वारंटी दी थी। इनिशियली इनिशियली आपने 10,000 का प्रोविजन बनाया था और लोगों को 2 साल की वारंटी दी थी, सही है? 10,000 में से जो पहला साल आया ना उसमें 5,000 के क्लेम पे हो गए, तो अब 10,000 के प्रोविजन में से 5,000 कम हो गया और आखिरी साल रह गया। अब ये प्रोविजन का आखिरी साल है, देखो बेटा ये वाला साल आखिरी साल है। इस साल, आराम से सुने, इस साल इस साल आपको, ये लास्ट ईयर था, इस साल जब क्लेम्स अराइज हुए ना वो सिर्फ 3,500 के अराइज हुए, इस आखिरी साल सिर्फ 3,500 के अराइज हुए। तो अब मैंने कैश की फॉर्म में देना है, तो मैंने फौरन से कैश निकाला और कैश काउंट करके 3,500 सामने वाले को दे दिए, सामने वाले को 3,500 दे दिए, सही है? अब जरा एक बात सोचें, 2 साल की वारंटी दी थी और ये दूसरा ही साल है भाई, 2 साल की रिपेयर्स की वारंटी दी थी, अब ये दूसरा ही साल है, तो अब ये आखिरी साल है। तो इस साल के एंड पर अगर कोई क्लेम नहीं लेने आया तो अब इस साल के बाद हमारी सारी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी। इस साल के बाद ये आखिरी साल है, तो आखिरी साल का मतलब अब सारी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी। तो ये आखिरी साल की ऑब्लिगेशन कितनी थी? 5,000 की। तो ये 5,000 की पूरी ऑब्लिगेशन खत्म हो गई, लाइबिलिटी डेबिट कर दी। मुझे बताओ क्या दोनों साइड सेम है? मुझे बताओ क्या दोनों साइड सेम है? नहीं। तो ये आपके पास 1,500 की एक इनकम आ जाएगी, 1,500 की एक इनकम आ जाएगी। इस इनकम को कहते हैं, इस इनकम को कहते हैं बेटा ओवर प्रोविजन। इस इनकम को कहते हैं मेरे बच्चों ओवर प्रोविजन, सही है? अब ओवर प्रोविजन का क्या मतलब है, सुने। ओवर प्रोविजन का मतलब है आपने प्रोविजन ज्यादा बनाया था, आपने प्रोविजन ज्यादा बनाया था, पेमेंट कम हुई है।
आपने प्रोविजन ज्यादा बनाया था, पेमेंट कम हुई है, पेमेंट कम हुई है। देखो 10,000 का प्रोविजन बनाया था और 5 और 3.5 8.5 की पेमेंट हुई है, सही है। तो इसीलिए 1500 रुपए की इनकम आ जाएगी, इसीलिए 1500 रुपए की इनकम आ जाएगी, सही है। अच्छा, मैंने अपनी पास्ट स्टडीज में, मैंने अपने पुराने पास्ट लेक्चर्स में, मेरे बच्चों इधर देखो, पास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है कि ओवर प्रोविजन की क्या वजह होती है। ओवर ओवर प्रोविजन की ये वजह होती है, सुने, अकाउंटिंग की दुनिया का उसूल है, कोई भी लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी विदाउट पेइंग एनीथिंग खत्म हो जाए वो हमारी इनकम होती है। याद है, बताया था, कोई भी लायबिलिटी विदाउट पेइंग एनीथिंग खत्म हो जाए वो हमारी इनकम होती है, सही है। तो अगर आप आखिरी साल सोचो, तो आखिरी साल आपके ऊपर लायबिलिटी थी 5,000 की, आखिरी साल मेरे बच्चों आप लोगों के ऊपर लायबिलिटी कितनी थी, 5,000 की, और आपको पेमेंट सिर्फ 3,500 की करनी पड़ी, तो 1,500 रुपए की आराम से आपके पास इनकम आ जाएगी। 1,500 रुपए की आपके पास इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो अब बहुत आराम से, फिर भी कोई जल्दी नहीं है, अंडर और ओवर दोनों की एंट्रीज कॉपी कर लें। थैंक यू। ले बेटा, लिख लिया बेटा। अब देखो बेटा, चीजों को समेटते रहो, समेटते रहो। अभी तक मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं पढ़ाया यार, सिर्फ आईएएस का नाम बताया, नाम, प्रोविजन की डेफिनेशन बताइए ये रही, और ये एंट्रीज बनाई, और कुछ भी नहीं, ठीक है। आईएएस का नाम बताया, नाम लिखा है, प्रोविजन की डेफिनेशन बताइए आपको मिसालों के साथ, और इसके अलावा ये एंट्रीज बनाइए, सही है। अब ये आईएएस असलियत पे शुरू हो रहा है, असल असल चीज अब इसकी शुरू होगी, सही है। आओ मेरे बच्चों इधर देखो, आपने किस तरह कॉपी करना है, मेरी तरफ देखें। ये आपके पास, देखो मैंने ये आपके सामने रिकग्निशन क्राइटेरिया लिखा है, ये 3 कंडीशन जो लिखी है ये कॉपी करें। फिर देखें यहाँ से एक एरो बनाना, और फिर ये सारा साइड पे कॉपी करना। ये चीज अलग से सेपरेट कॉपी करना, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ठीक है। चलो ये पेज कॉपी करो, फिर मैं आपको और चीजें देता हूँ। ये पेज कॉपी करो, चलो। लिखे बेटा।
लिख लीजिए बेटा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के आगे 2 एरो बनाने और फिर ये लीगल और कंस्ट्रक्टिव कॉपी करना है। करना है, वैलिड एक्सपेक्टेशन भी करना है भाई। वैलिड एक्सपेक्टेशन बीच में है, एक जबरदस्त लाइन है ये तो इसके साथ पूरा कनेक्टेड है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के नीचे ही वैलिड एक्सपेक्टेशन है और ये सब एक ही क्रिएट्स वैलिड एक्सपेक्टेशन। वैलिड एक्सपेक्टेशन इतना इंपॉर्टेंट वर्ड था कि मैंने उसके लिए कलर चेंज करके लिखा है भाई। चलें, अब मैं बात शुरू कर रहा हूं, आप मेरी तरफ देखें, बहुत प्यार मोहब्बत से सुकून से चलें। रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर प्रोविजन देखें, IAS 37 कहता है कि दुनिया की कोई भी कंपनी उस वक्त तक प्रोविजन नहीं बना सकती जब तक ये 3 कंडीशन एक साथ मीट ना हो। जब तक ये 3 कंडीशंस एक साथ मीट ना हो, जब तक ये 3 कंडीशंस एक साथ मीट ना हो, ठीक है? यानी ये रिकग्निशन क्राइटेरिया है। प्रोविजन की डबल एंट्री, प्रोविजन की डबल एंट्री तभी बनेगी जब ये कंडीशंस मीट होंगी। प्रोविजन की डबल एंट्री तभी बनेगी, प्रोविजन की डबल एंट्री तभी बनेगी, प्रोविजन की डबल एंट्री तभी बनेगी जब ये 3 कंडीशंस मीट होंगी, ठीक है? अब बिफोर मूविंग ऑन टू दीज कंडीशन, अभी डायरेक्ट इन कंडीशन पे नहीं जा रहा, पहले मैं तुम्हारे सामने एक जनरल चीज आपको बता रहा हूँ। ये एक मार्केट गाइड है, देखो ये एक चीज है जिसको हम कहते हैं, ये मार्केट गाइड है भाई, मार्केट गाइड। ये एक ऐसी चीज है जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में, इवन मूवीज में, अगर मूवीज देखते हो तो मूवीज में भी ये टर्मिनोलॉजीज सुनने को मिलती हैं, या आम जबान में रोजमर्रा में ये टर्मिनोलॉजीज सुनने को मिलती हैं। देखें यहाँ, देखें ये चीज, ये ये जो लिखा है ना, रिमोट पॉसिबल प्रोबेबल, रिमोट पॉसिबल, ये जो लिखा है ना, रिमोट पॉसिबल प्रोबेबल वर्चुअली सर्टेन, ये किसी भी चीज के होने के चांसेस होते हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटीज, किसी भी चीज के होने के चांसेस। अब सुनो पहले, अगर आज के बाद, कान खोलो, आज के बाद तुम्हें ये कहा जाए कि फला चीज के होने के चांसेस रिमोट है, आज के बाद तुम्हें ये कहा जाए कि फला चीज के होने के चांसेस क्या है, रिमोट है, तो रिमोट का मतलब समझ लो ना होने के बराबर। रिमोट का मतलब समझ लो ना होने के बराबर, तो इसको बोलते हैं लेस देन 10%। रिमोट का मतलब लेस देन 10%, सही है? अगर कहा जाए कि आज के बाद किसी चीज के होने के चांसेस पॉसिबल है, तो पॉसिबल का मतलब 10% से ज्यादा और 50% से कम, 10% से ज्यादा और 50% से कम, सही है? कहा जाए कि आज के बाद किसी चीज के चांसेस प्रोबेबल हैं, किसी चीज के चांसेस प्रोबेबल हैं, तो प्रोबेबल का मतलब 50% से ज्यादा और 90 से कम। प्रोबेबल का मतलब 50% से ज्यादा और 90% से कम, ओके? और कहा जाए कि किसी चीज के होने के चांसेस वर्चुअली सर्टेन है, वर्चुअली सर्टेन का मतलब समझ लो काम हो गया, वर्चुअली सर्टेन का मतलब समझ लो काम हो गया, तो वर्चुअली सर्टेन का मतलब होता है 90-95% प्लस, 90% 95% प्लस, ओके? यहाँ देखें, इस प्रोबेबल को देसी जबान में लाइकली भी बोलते हैं, आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। प्रोबेबल को देसी जबान में लाइकली भी बोलते हैं, प्रोबेबल को देसी जबान में लाइकली भी बोलते हैं, प्रोबेबल को देसी जबान में लाइकली भी बोलते हैं, प्रोबेबल को देसी जबान में लाइकली भी कहते हैं, ठीक है? अब मुझे ये बताएं, एक मिनट एक मिनट, ये जो चांसेस हैं ये कोई मजाक बात नहीं है। हमारे हमारे बिहेवियर्स इन चांसेस के साथ वो रखते हैं। एक बात सोचें, इस वक्त आप लोग
अपने घर के रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं भी अपने घर के एक रूम में बैठ के पढ़ा रहा हूँ। इस वक्त मुझे बताएं, यहाँ लिख के बताएं, इस वक्त अर्थक्वेक के आने के चांसेस क्या हैं? मुझे बताएं यहाँ, अर्थक्वेक के इस वक्त आने के चांसेस क्या हैं? या अल्लाह, तुम लोग नशे में भी हो, हल्का सा करते हो तुम लोग, हल्का किया करो बेटा, ज्यादा, थोड़ा सा पाउडर ज्यादा मत पिलाओ। रिमोट, वेरी गुड, कुछ लोग पॉसिबल बोल रहे हैं। ओ भाई, इस वक्त रिमोट चांसेस हैं, मेरे बच्चे इधर देखें, इस वक्त रिमोट चांसेस है, तभी मैं रूम के अंदर बैठा हूं, रिमोट चांसेस है तभी मैं रूम के अंदर बैठा हूं। अगर रिमोट के बजाय पॉसिबल या कुछ ऐसे चांसेस होते तो फिर मैं यहाँ बैठ के थोड़ी पढ़ा रहा होता, फिर मैं कहाँ पढ़ा रहा होता हूँ, इधर दिखाता हूँ, यहाँ पढ़ा रहा होता हूँ मैं तुम्हें, देखो मेरे, मैं इधर देखो, तुम्हें इधर देखो, वीडियो देखो, नजर आ रही है? फिर मैं यहाँ बाहर गार्डन में बैठ के पढ़ा था, नजर आया? फिर मैं ओपन एयर में बैठ के पढ़ा था, फिर मैं ओपन एयर में बैठ के पढ़ा था। मेरा दिमाग खराब है कि मैं बंद रूम में बैठ के अपने आप को मरवाऊं अर्थक्वेक से? तो मेरे बच्चों, एक बात सुनो, एक बात सुनो, इधर देखो, सामने देखो, इस वक्त अर्थक्वेक के आने के चांसेस रिमोट हैं, तभी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, तभी हमारे अंदर डर और खौफ नहीं है, हमारे अंदर कोई डर और खौफ नहीं है। अच्छा, चलो चलो चलो, एक सवाल का जवाब, एक और सवाल बताओ, ये जो मैं कोर्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये जो मैं कोर्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसके कंप्लीट होने के चांसेस क्या है? लिख के बताएं, इसके कंप्लीट होने के चांसेस क्या है, जो कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी सही है। प्रोबेबल या वर्चुअली सर्टेन, वर्चुअली सर्टेन या प्रोबेबल, वर्चुअली सर्टेन या प्रोबेबल, वर्चुअली सर्टेन या प्रोबेबल? अब एक मिनट जवाब देता हूं, एक मिनट। इसके चांसेस वर्चुअली सर्टेन और प्रोबेबल है, इसकी दलील देता हूं, ऐसी मोटी दलील दूंगा कि हैरान हो जाओगे। तभी तो तुम्हारे जेब से फीस निकली है, तभी तो तुमने एडवांस फीस दे दी। अगर जरा सोचो, तुम किसी इंस्टीट्यूट में जाओ और वहां तुम्हें ये लग रहा हो कि रिमोट चांसेस है कोर्स कंप्लीट होने के, तुम्हारे जेब से कभी पैसे निकलेंगे? तुम भी बड़े चालाक हो बेटा, तुम लोग बहुत चालाक लोग हो, तुम लोग कभी एक पाई नहीं दोगे, तुम बोलोगे दिमाग खराब है। भाई वर्चुअली सर्टेन चांसेस थे, यकीन है, तभी आप लोगों ने एडवांस फीस दे दी, बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये गाइड मजाक नहीं है, इस गाइड के साथ हमारे बिहेवियर्स कनेक्टेड है, इस गाइड के साथ हमारे बिहेवियर्स कनेक्टेड है, भूलना नहीं। ठीक है, ये एक जनरल बात बता दी, ये इसलिए बता दी क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज अभी कहीं ना कहीं, ये टर्मिनोलॉजीज अब कहीं ना कहीं सामने आएंगी। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग आराम से सुकून से सुने, ये आपके सामने है भाई। और अगर आप लोग आंखें खोल के और कान खोल के मूवीज देखते हो ना, तो ये रिमोट का वर्ड मूवीज में भी आता है कि यार रिमोट चांसेस है, रिमोट चांसेस है, क्या मतलब? ना होने के बराबर। क्या ये पेशेंट खतरे में है? नहीं नहीं, इसके मरने के रिमोट चांसेस हैं, इसका मतलब ये अब बिल्कुल सही है यार, खतरे से बाहर है। अब आ जाओ, सामने देखें, IS-37 कहता है कि दुनिया की कोई भी कंपनी उस वक्त तक प्रोविजन नहीं बना सकती, दुनिया की कोई भी कंपनी उस वक्त तक प्रोविजन नहीं बना सकती जब तक ये तीन कंडीशन मीट ना हो जाए, जब तक ये तीन कंडीशन मीट ना हो जाए। पहली कंडीशन सुकून से पढ़ो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। पहली कंडीशन क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यानी एट द टाइम जब आप प्रोविजन की एंट्री बना रहे हो, उस टाइम ऑब्लिगेशन जिंदा हो चुकी हो, ऑब्लिगेशन उस वक्त जिंदा हो चुकी हो। व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्लिगेशन जिंदा हो चुकी है? इसका मतलब ये, as a result of past event, as a result of past event right now आप oblige हो, as a result of past event right now आप oblige हो कि आपने फ्यूचर में किसी को कोई चीज ट्रांसफर करनी है, पेमेंट्स करनी है। मिसाल दूं, जैसे आपने एक हफ्ते पहले गुड्स बेच दी, एक हफ्ते पहले गुड्स बेची लोगों को और लोगों को वारंटी दे दी, तो गुड्स इसका मतलब बिक गई, तो इसका मतलब आपके ऑब्लिगेशन अराइज हो गई। गुड्स आपने बेच दी और आपने लोगों को वारंटी दे दी, इसका मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, as a result of past event right now you are in obligation, you are in obligation कि अब आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज ट्रांसफर करनी है। ओके, राइट नाउ, अब ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रियल लाइफ में दो तरह की होती है। ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन IS-37 कहता है रियल लाइफ में दो तरह की होती है, या तो ये लीगल होती है या फिर ये कंस्ट्रक्टिव होती है। सुनना, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रियल लाइफ में दो तरह की होती है, आंखें खोल के देखें, या तो ये लीगल होती है या कंस्ट्रक्टिव होती है। लीगल का मतलब इनफोर्सेबल बाय लॉ, लीगल का मतलब इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब
अगर मुझ पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन और वो मैंने मीट नहीं की, मुझ पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन और वो मैंने मीट नहीं की, तो सामने वाला कोर्ट जा सकता है, सामने वाला मुझ पे केस कर सकता है। सही है। इसकी मिसाल दूं, इसकी एक मिसाल है वारंटी, इसकी एक मिसाल है वारंटी। इधर देखो यार, मैंने आज आप लोगों को गुड्स बेची, या मैंने आप आज कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया और उनको लिख के दे दिया कि अगर तुम लोग फेल हो गए ना तो मैं तुम्हारी फीस रिफंड कर दूंगा, तुम लोग फेल हो गए तो फीस रिफंड कर दूंगा। अब ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब अगर खुदा ना खास्ता वो फेल हो गए और मैंने उनकी फीस रिफंड नहीं की, तो वो केस कर सकते हैं, उनके पास ये रिटन प्रूफ मौजूद है। सही है। तो लीगल ऑब्लिगेशन इज बेसिकली विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। हाँ। अब दूसरी तरह की मेरे बच्चों ऑब्लिगेशन है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ये मजेदार है। दूसरी तरह की ऑब्लिगेशन है, उसका नाम है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या है, सुनना, ये बड़ी अच्छी चीज है, जिंदगी में शायद आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, उससे पहले नहीं पढ़ी। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मतलब हमारी पास्ट प्रैक्टिस, मेरी तरफ देखो, हमारी पास्ट प्रैक्टिस या हमारी कोई पब्लिश्ड पॉलिसी या हमारे किसी एक्शन या हमारे किसी अनाउंसमेंट या हमारे किसी अमल या हमारे किसी अदा या हमारी किसी इशारे की वजह से सामने वालों के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाए। सामने वालों के दिलों में क्या क्रिएट हो जाए? वैलिड एक्सपेक्टेशन। ये असल वर्ड है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारे किसी पास्ट प्रैक्टिस, हमारी किसी पॉलिसी, हमारे किसी अमल, हमारे किसी इशारे, हमारे किसी वादे, हमारे किसी अनाउंसमेंट की वजह से सामने वालों के दिलों में क्या क्रिएट हो जाए? वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाए। तो नाउ दिस इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, नाउ दिस इज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। ठीक है। अब अगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आपने मीट नहीं की तो कोई केस तो नहीं कर सकता। अगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आपने मीट नहीं की तो कोई केस तो नहीं कर सकता। लेकिन 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 वो आपको वो आपको आपकी गुडविल खराब होगी, आपकी गुडविल खराब होगी, गुडविल खराब होगी। नंबर वन, बच्चे ने कहा हमें नहीं समझ में आया। मैंने कहा मैंने समझाना शुरू कहाँ किया है। पहली मिसाल इसकी है रिवीजन क्लास। पहली मिसाल क्या है? रिवीजन क्लास। सुनो तो सही, सुनो, दिल के कानों से सुनो। ये क्या है भाई? एक टीचर है जो पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं। एक टीचर पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और 10 साल से उनकी आदत ये है कि जब भी कोर्स कंप्लीट होता है ना, 10 सालों से उनकी आदत ये है कि जब भी कोर्स कंप्लीट होता है तो वो सारे स्टूडेंट्स को बुलाते हैं एक हॉल में और पूरी बुक उनको सुना देते हैं। पूरी बुक एक दिन में रिकॉल कराते हैं, टा 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 करके पूरी बुक रिकॉल करा देते हैं। सही है। ये पिछले 10 सालों से ये काम कर रहे हैं। जब पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं तो पूरे शहर में ये बात मशहूर हो चुकी है, टीचर इस तरह कराते हैं। सही है। आज 11वें साल, आज 11th ईयर में कुछ नए बच्चे एडमिशन लेने आए। तो बेटा आप लोग की जानकारी के लिए अर्ज ये है कि जब नया बच्चा एडमिशन लेने आता है तो इंस्टीट्यूट का बच्चे से लीगल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कोर्स का होता है। इंस्टीट्यूट का बच्चे से लीगल कॉन्ट्रैक्ट किसका होता है? कोर्स का होता है भाई, कोर्स का। रिवीजन क्लास का कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लीगल नहीं होता। सही है। लेकिन उन बच्चों ने इस टीचर की 10 साल की हिस्ट्री सुनी हुई है। इन उन बच्चों ने इस टीचर की 10 साल की हिस्ट्री सुनी हुई है, तो इन बच्चों के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो गई ना। 10 साल से टीचर रिवीजन करा रहे हैं तो इस साल भी होगा। तो अब अगर इस साल उस टीचर ने रिवीजन नहीं कराया ना तो फिर गुडविल खराब होगी। फिर मार्केट में बातें होंगी कि इसको शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, घूमने फिरने चले गया, हमें हमें बेसहारा छोड़ के, हमें बेसहारा छोड़ के घूमने फिरने चले गया है। हाँ भाई, नहीं समझ आ रही बात? तो बेटा अब देखो, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन वो ऑब्लिगेशन है कि अगर वो आपने मीट नहीं की तो कोई केस तो नहीं कर सकता, लेकिन गुडविल खराब होगी, गुडविल खराब होगी। हाँ जी। नंबर टू, सेकंड मिसाल, वारंटी। ये बड़ी अच्छी मिसाल है, ये प्रोफेशनल एग्जांपल है, सुनना इसमें। देखो दुनिया में एक ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करती थी, मुझे नाम नहीं पता, यूएस या किसी मुल्क में। वो कंपनी एसी बनाती थी, एसी और फ्रिज वगैरह। सही है। बेटा आप लोगों को पता होगा कि एसी और फ्रिज के अंदर एक कंपोनेंट होता है कंप्रेसर, जो उसका दिल होता है। ठीक है। तो जब ये कंपनी एसी या फ्रिज बेचती थी ना तो लोगों को 5 साल की, इधर देखो, लोगों को 5 साल की वारंटी देती थी। लोगों को 5 साल की वारंटी देती थी कि 5 साल के अंदर अंदर कंप्रेसर वगैरह खराब हो गया तो वापस ले जाना, तो पैसे लेके वापस हम रिटर्न कर देंगे। सही है। सुनना, लेकिन इतनी अच्छी कंपनी थी कि कोई 5.5 साल बाद आता था उसको भी रिप्लेस करके दे देती थी। कोई 6 साल में आता था कर देती थी, 6.25 में कर देती थी, 6.5 में कर देती थी, 7 साल तक करके देती थी। नहीं समझे? लिख के देती थी 5 साल, रिटर्न वारंटी कितनी देती थी? 5 साल। लेकिन इतनी अच्छी कंपनी थी
कि कोई 5.5 साल बाद आता था, 6 पे आता था, 6.5 पे आता था, 6:45 पे, 7 साल तक करके देती थी। और ये बात पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी, पूरे शहर में। तो इसका मतलब 5 साल उनकी लीगल ऑब्लिगेशन और बाकी 2 साल कंस्ट्रक्टिव है। 5 साल लीगल और बाकी 2 साल क्या है? 5 साल लीगल है और बाकी 2 साल कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। बाकी 2 साल कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। समझ गए? हाँ। तीसरी मिसाल, अभी रिसेंटली ईद गई है। ईद अभी रमजान वाली ईद गई है ना। तो रमजान वाली ईद में आपको पता है ईदी दी जाती है, ईदी। तो आपको पता है हर खानदान में एक चौधरी होता है। हर खानदान में एक चौधरी होता है जिसको अमीर होने का नहीं बल्कि अमीर दिखने का शौक होता है। अमीर दिखने का शौक, ये एक अलग शौक है भाई। अमीर होने का नहीं, अमीर दिखने का शौक है। तो अमीर दिखने के शौक के लिए वो चौधरी साहब जो है ना, खानदान के हर बच्चे को 5-5 हजार रुपए दी। 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए दी हर बच्चे को, ताकि खानदान पे एक धाक बैठ जाए, भाई यार ये सेट है। अब सुनो, ये चौधरी साहब पिछले 10 सालों से बच्चों को ईदी दे रहे हैं। सही है। तो जब ऐसा होता है ना कि 10 साल से ईदी मिल रही, तो बच्चों के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है। बच्चों के दिलों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं, रमजान का महीना आता है ना, तभी से खर्चे शुरू कर देते हैं, लोन लेके खर्चे शुरू कर देते हैं। और बच्चों के जहन में होता है कि अंकल से ईदी आएगी तो फिर यहाँ से घुमा देंगे, यहाँ से पैसा आएगा यहाँ घुमा देंगे, इतना एक्सपेक्टेशन। सही है। अब जरा सोचो, 10 साल बाद अचानक से अब कोरोना वायरस आ गया, चौधरी साहब की भी हालत बिगड़ गई। इस वक्त तो कोरोना वायरस ने चौधरियों को भी हिला दिया है। कोरोना वायरस ने ज्यादा पीटा अमीरों को, ये गरीबों को इतना नहीं नुकसान पहुंचाया। गरीब तो वैसे ही 0 पे था, वो क्या 0.5 से 0 पे आ गया। सबसे बुरी तरह जो कट के गिरेगा वो जितनी ऊंचाई पे खड़ा था उतना ही नीचे आके गिरेगा। तो अब चौधरी साहब की भी हालत बिगड़ गई। तो चौधरी साहब ने यार इस साल क्या करा बताऊं? चौधरी साहब ने इस साल ईदी नहीं दी। तो आप जरा सोचो, बच्चों के दिलों में क्या क्रिएट हुई थी, वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुई थी, कितने सालों की, कितने सालों से दे रहा था। तो अब जब आपने इस साल नहीं दी, तो अब इस साल जो चौधरी साहब के बारे में बातें होंगी ना, तो उनके सारी नेकियों पे पानी फिर जाएगा। वो मैं क्लास में बोल भी नहीं सकता, वो बातें मैं क्लास में बोल भी नहीं सकता। सही। तो भाई ये याद रखना, एक बार वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी, एक बार वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी, तो फिर उसके बाद अगर आपने वो पाता पूरा नहीं किया तो मसले मसाइल हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो? अभी मैंने 3 मिसालें दे दी, और मिसालें मैं दे नहीं सकता, वरना ये रियल लाइफ में नौजवानों के साथ भी बहुत कुछ होता है। एक दूसरे को बहुत सारे वादे कर देते हैं लोग, और फिर बाद में वो वादे पूरे नहीं करते तो मसले मसाइल हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रहे, एक बार वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी तो फिर मसला होगा। एक तुम्हें एक और जबरदस्त बात समझाता हूँ, बड़ी जबरदस्त। आज तुमने सीख लिया है ना, आपको पता है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुनिया में, स्पेशली ये एसीसीए सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की दुनिया में, ये आईएएस बड़ा मशहूर आईएएस है, सुने। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया में जब दो लोग आपस में, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो वो अक्सर यूं बोलते हैं, यार आप कब आओगे, या आप ये काम कब करोगे? तो सामने वाला बोलता है मैं कर दूंगा, लेकिन साथ यूं भी बोल देता है, अगर उसका मूड नहीं होता ना, तो बोलता है यार कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं समझ लेना, मैं कर दूंगा लेकिन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं समझ लेना। यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया में लोग बड़ा कंट्रोल होकर बात करते हैं, ये वर्ड को सही तरह इस्तेमाल करते हैं कि यार इसको कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन नहीं समझ लेना। तो सिर्फ ये अकाउंटेंट ये लैंग्वेज समझ सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अब पहली चीज क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन या तो लीगल होगी या क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव होगी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन या तो लीगल होगी या बोलो कंस्ट्रक्टिव होगी। ठीक है, लीगल का मतलब इनफोर्सेबल बाय लॉ, लीगल का मतलब इनफोर्सेबल बाय लॉ। और दूसरी क्या है, बोलो भाई? कंस्ट्रक्टिव। दूसरी क्या है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। दूसरी है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। हाँ जी, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? हमारी पास्ट प्रैक्टिस, हमारे अमल, हमारी किसी अदा, हमारे किसी अनाउंसमेंट की वजह से लोगों के दिलों में क्या क्रिएट हो गई? वो वैलिड एक्सपेक्टेशन। तो वंस यू हैव क्रिएटेड वैलिड एक्सपेक्टेशन, अब अगर आपने वो काम नहीं किया तो बेटा आपकी गुडविल खराब होगी, और गुडविल खराब होना इटसेल्फ इज अ बिग कॉस्ट। हाँ, ये एक बच्चे का सवाल आया किसी चीज, बेटा वारंटी के अंदर भी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो सकती है ना? क्या? अरे एक मिसाल तो मैं देना भूल ही गया, सुपर हिट एग्जांपल। आ जाओ, एक सुपर हिट एग्जांपल आप लोगों को दे दूं, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, वो तो जरूर देनी चाहिए थी मुझे, भूल गया था, अभी याद आई। सुने, अपनी जिंदगी की एग्जांपल देता हूँ। अक्सर ऐसा होता है, तुम लोगों ने हम लोगों से फिजिकल भी पढ़ा हुआ है, तुम लोग पढ़ते हो। अच्छा सुनो, होता क्या है कि हम लोग कभी कभार, हमारा जब पीक सीजन चल रहा होता है ना टीचर्स का,
तो हम लोग सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे क्लास में घुसते हैं और रात के 9 बजे तक पढ़ा रहे होते हैं, और मुश्किल है भाई, सुबह 12 घंटे पढ़ाना भी बहुत है भाई, टीचिंग इज अ फिजिकल जॉब। तो अब होता ये है कि अब टीचर एक क्लास लेके निकला, थका रहा, 10 मिनट का ब्रेक है, एडमिन में आया, तो उस ब्रेक में एक बच्चे ने नॉक किया, सर 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 सर। टीचर ने कहा क्या? वो आया, सर सर मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब टीचर थका हुआ होता है, वो बोलता है यार अबे मैं इससे कैसे जान छुड़ाऊं। तो वो अंसार भाई को बोल देता है चलो यार इसको दे दो यार थोड़ा डिस्काउंट, चलो। वो बच्चा चले गया। अब जिसको डिस्काउंट मिलता है ना, वो बाहर, उसके पेट में दर्द शुरू होता है, जिसको डिस्काउंट मिलता है उसके पेट में दर्द शुरू होता है, वो बाहर निकल के अनाउंसमेंट करता है अपने दोस्तों को, अरे मुझे डिस्काउंट मिल गया, मुझे डिस्काउंट मिल गया। अब सुने, अगली ब्रेक, अब अगली ब्रेक होती है, फिर एक बच्चा आता है, सर 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 क्या क्या क्या। टीचर थका हुआ है, और सर डिस्काउंट थोड़ा सा दे दें। अब टीचर उससे भी जान छुड़ाना चाह रहा है, वो बोलता है सर यार इसको 2 यार डिस्काउंट, चलो। अब जब दूसरे को डिस्काउंट मिला ना, सुने, तो उसके पेट में डबल दर्द, वो बाहर निकल के बोलता है अरे मुझे भी मिल गया, मुझे भी मिल गया डिस्काउंट। अब तो पूरे सारे कॉरिडोर में उसने बात फैला दी। अब जब अगली ब्रेक आई ना, तो एक साथ 5 बच्चों का ग्रुप एडमिन में दाखिल हुआ, और टीचर को बोला सर हमें डिस्काउंट चाहिए। अब टीचर की नींद ही उड़ गई, टीचर ने कहा भागो यहां से। टीचर ने फौरन से ब्रेक लगाई, क्यों? क्यों? अब यहाँ वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट होना शुरू हो गई है। अब यहाँ हम लोग को बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है भाई। अगर आप होलसेल में काम चला लो है, तो एकदम फिर दूसरे लोग नाराज होंगे। फिर आपने 2 बच्चों को डिस्काउंट दिया, बाकी 8 को नहीं दिया, तो वो 8 का दिल नहीं दुखेगा, यानी बाकायदा गुडविल खराब होती है इससे, समझ रहे हो? तो ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि भाई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्रिएट ना हो जाए। नहीं समझ रहे तुम लोग, क्या लोग हो यार तुम लोग, भाई समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स इधर देखें। तो पहली शर्त क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का जिंदा होना जरूरी है। अब दूसरी शर्त, बेटा प्रोविजन के अंदर अल्टीमेटली आपको पैसे देने होंगे ना, प्रोविजन के अंदर आपके ऊपर लायबिलिटी, तो आपको पे ऑफ करना होगा। तो अब सुने सेकंड कंडीशन, उस लायबिलिटी के चांसेस क्या होने चाहिए? प्रोबेबल। उस आउटफ्लो के चांसेस, उस आउटफ्लो के होने के चांसेस होने के कितने चाहिए थे? प्रोबेबल। उस आउटफ्लो के होने के चांसेस होने चाहिए थे प्रोबेबल, यानी 50% प्लस। बेटा 50% प्लस चांसेस होंगे तभी आप प्रोविजन बनाएंगे, 50% प्लस चांसेस होंगे तभी इदारा प्रोविजन बनाएगा, वरना नहीं बना सकता, ये जरूरी है। यानी आप शेयर होल्डर को तभी एंट्री बना के दिखाएंगे जब आउटफ्लो के होने के चांसेस 50% प्लस होंगे। तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन जिंदा हो चुकी हो। दूसरी शर्त क्या है बोलो? आउटफ्लो के होने के चांसेस, जो आउटफ्लो होने का उसके होने के चांसेस प्रोबेबल यानी लाइकली हो, बहुत ज्यादा चांसेस हो, तब प्रोविजन बनाना। और तीसरी चीज समझो, रिलायबल एस्टिमेट। तीसरी चीज क्या है? रिलायबल एस्टिमेट। रिलायबल एस्टिमेट भाई, आउटफ्लो होगा कितने का? आउटफ्लो होगा कितने का? 100 रुपए का होगा, 200 का होगा, 10,000 का होगा, 50,000 का होगा, 1 लाख का होगा। आउटफ्लो कितने का होगा? आउटफ्लो कितने का होगा वो अमाउंट भी, आउटफ्लो कितने का होगा वो अमाउंट भी रिलायबल एस्टिमेट हो जाए बेटा। क्योंकि अगर रिलायबल एस्टिमेट ही नहीं होगा, पाउंड्स और डॉलर में मेजर ही नहीं होगा, पाउंड्स और डॉलर में मेजर ही नहीं होगा, तो आप डबल एंट्री कैसे बनाओगे? पाउंड्स और डॉलर में मेजर ही नहीं होगा तो आप एंट्री तो बना ही नहीं सकते। तो ये 3 कंडीशंस का होना जरूरी है, ये 3 कंडीशंस का होना जरूरी है। सुकून सुकून से प्यार से प्लीज जान लगाएं। नंबर 1 प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन जिंदा हो चुकी हो। नंबर 2 प्रोबेबल आउटफ्लो, उस आउटफ्लो के होने के चांसेस प्रोबेबल हो, यानी मोर देन 50% यानी लाइकली हो। और नंबर तीन रिलायबल एस्टिमेट, ये पता लग गया हो कि लायबिलिटी होगी कितने की, लायबिलिटी होगी कितने की। अब बच्चे ने कहा यार ये जो तीसरा पॉइंट है ये हमें नहीं समझ में आया, इस पर तफसीली बात करें। तो अब मैं जरा रिलायबल एस्टिमेट पे तफसीली बात कर रहा हूँ, आप सुने। बच्चे ने कहा हाउ वी डू रिलायबल एस्टिमेट। मैंने कहा नंबर 1 पास्ट प्रैक्टिस के जरिए, पास्ट प्रैक्टिस के जरिए। सुनो कि जो दुनिया में जितने बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, दुनिया में जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके पास अपना डेटा मौजूद है कि हमने 1 करोड़ की सेल की, तो 1 करोड़ की सेल की तो इतने लाख की वो वारंटी क्लेम्स दी है, फिर 5 करोड़ की सेल की तो इतने के क्लेम्स, फिर इतने करोड़ की सेल की तो इतने क्लेम। तो एक पास्ट के जरिए आपका एक एवरेज निकल आता है, पास्ट के जरिए मेरे बच्चों आपका एक एवरेज निकल आता है, पास्ट के जरिए आपका एक एवरेज निकल आता है। नंबर वन। नंबर 2 क्वालिटी ऑफ इनपुट। नंबर 2 क्या है? क्वालिटी ऑफ इनपुट। मेरे बच्चों अगर आप बहुत आला क्वालिटी का इनपुट करोगे, अगर आप बहुत आला क्वालिटी का इनपुट करोगे तो रिजेक्शन के चांसेस कम होंगे। आप बेकार क्वालिटी का मटेरियल यूज करोगे तो रिजेक्शन के साथ चांसेस ज्यादा होंगे।
तो क्वालिटी ऑफ इनपुट से भी पता लग जाता है, क्वालिटी ऑफ इनपुट से भी पता लग जाता है कि फाइनल आपकी रिजेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो ये दो बातें तो मैंने जनरल बता दी हैं। नंबर वन, पहली क्या बताई, पास्ट पास्ट प्रैक्टिस से पता लग जाता है, सही है, पास्ट एक्सपीरियंस से। नंबर टू, क्वालिटी ऑफ इनपुट। और तीसरी और असल बात जो हमारे कोर्स में लिखी हुई है, तीसरी और असल बात जो हमारे कोर्स में एग्जामिन भी होती है, वो है स्टैटिस्टिकल टूल्स। ये देख लो, तीसरी और असल बात जो हमारे कोर्स में लिखी है, स्टैटिस्टिकल टूल्स। देखो ये रहे, ये दो स्टैटिस्टिकल टूल्स मेरे बच्चों यूज होते हैं। ये दो स्टैटिस्टिकल टूल्स मेरे बच्चों यूज होते हैं। पहले का नाम क्या है? पहले का नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस। पहले का नाम क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस। और दूसरे का नाम है मोस्ट लाइकली आउटकम। पहले का नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस और दूसरे का नाम है मोस्ट लाइकली आउटकम, मोस्ट लाइकली आउटकम। अब ये दोनों होते हैं क्या, नहीं होते, ये मैं आपको बेहतरीन समझा दूंगा, पहले मुझे प्रैक्टिकली समझाने में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं थर्ड पॉइंट पे बात कर रहा हूँ अभी, रिलायबल एस्टिमेट। तो रिलायबल एस्टिमेट करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स यानी प्रोबेबिलिटी एनालिसिस वगैरह भी यूज होती है। ठीक है, तो उसके ये दो टेक्निक्स हैं, रिलायबल एस्टिमेट की ये दो टेक्निक्स हैं, ये दो टेक्निक्स हैं। ठीक है, ये होती क्या है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ। आइए यहाँ देखें, इधर देखें। अब सुने जरा बेटा, हुआ क्या, मैंने इस बार 1 लाख यूनिट्स या मैंने 5 लाख यूनिट्स बेच दिए, मैंने 5 लाख यूनिट्स की सेल्स कर दी, सही है। अब मैंने अपने स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट को बुलाया, मैंने कहा बताओ मेरे क्लेम्स के कितने चांसेस हैं, क्लेम्स के कितने चांसेस हैं। तो अब ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये मेरे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने मुझे दिया है, ये मेरे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने डाटा मुझे दिया है। मैं डाटा रीड कर रहा हूँ, आप सुने, मैं डाटा रीड कर रहा हूँ, आप सुने। मेरे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने मुझे बोला है कि 15% चांसेस ये हैं कि 30,000 यूनिट्स का क्लेम अराइज होगा। 15% चांसेस ये हैं कि 30,000 यूनिट्स का क्लेम अराइज होगा। 60% चांसेस ये हैं कि 60,000 यूनिट्स का क्लेम अराइज होगा। और 25% चांसेस ये हैं, 25% प्रोबेबिलिटी ये है कि 80,000 यूनिट्स का क्लेम अराइज होगा। सही है, फिर सुने, मेरे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने मुझे डाटा दिया है कि 15% चांसेस ये हैं कि 30,000 यूनिट्स का क्लेम अराइज होगा। 60% चांसेस ये हैं, प्लीज जागें, कि 60,000 यूनिट्स का क्लेम अराइज होगा। 25% चांसेस ये हैं कि 80,000 यूनिट्स का क्लेम अराइज होगा। सही है, टोटल 100% होगा, ये तीनों का मिला के देखो टोटल 100% है। अब अगर मैं EVA यूज कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस, अब अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस यूज कर रहा हूं तो उसके करने की टेक्निक क्या होती है, सीखो। हर आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, हर आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, हर आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। देखो 30,000 यूनिट्स को 15% से मल्टीप्लाई करो, 30,000 इंटू 15% कितना होता है, 4,500 यूनिट्स, ये आ गए। ठीक है, फिर 60,000 को 60% से मल्टीप्लाई करो, ये आ गए 36,000 यूनिट्स। हाँ, फिर आप 80,000 को 25% से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गए आपके पास, नहीं, 20,000 यूनिट, सॉरी, ये आ गए 20,000 यूनिट। सही है, अब आप मुझे बताएं, तीनों को ऐड कर लें, तीनों यूनिट्स को ऐड कर लें, तीनों यूनिट्स को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 60,500 यूनिट्स, 60,500 यूनिट्स। सही है, अब लेट अस से एक यूनिट की रिपेयर कॉस्ट है, एक यूनिट की रिपेयर कॉस्ट है $20, $20 है रिपेयर कॉस्ट पर यूनिट, रिपेयर कॉस्ट पर यूनिट। हाँ, तो मुझे बताएं 60,500 मल्टीप्लाई बाय 20, 60,500 मल्टीप्लाई बाय 20 करो, तो ये आपका बनेगा, कितना बनता है करो, 1210000, ये बन जाएगा। सही है, इतने डॉलर का आप प्रोविजन बना लोगे, इतने डॉलर का आप प्रोविजन बना लोगे अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस यूज कर रहे हो। अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस यूज कर रहे हो, कोई मुश्किल नहीं है, गलत परसेप्शन नहीं बनाना, फिर बोल रहा हूँ। देखें,
मेरे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने ये डाटा आपको तैयार गिवन होगा, ये डाटा कि 15% चांसेस हैं कि 30,000 यूनिट वापस आएंगे, 60% चांसेस ये हैं कि 60,000 यूनिट वापस आएंगे, और 25% चांसेस ये हैं कि 80,000 यूनिट्स वापस आएंगे। सही है। तो अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस यानी ईवीए की टेक्निक यूज कर रहे हो, अगर आप ईवीए की टेक्निक यूज कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, हर आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना, हर आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना। देखो तीनों को मल्टीप्लाई करा, ऐड कर लेना, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, लेकिन बेटा ये यूनिट्स में आई है, ये यूनिट्स में आई है, जबकि हमें क्लेम्स तो डॉलर्स में पे करने हैं। तो आपको पर यूनिट रिपेयर कॉस्ट गिवन होगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सही है। अब दिस टेक्निक वाज ईवीए। देयर इज there is one more technique, there is one more technique which is called, there is one more technique which is called मोस्ट लाइकली आउटकम। एक और टेक्निक है जिसका नाम है मोस्ट लाइकली आउटकम। देखो एक टेक्निक ये थी, सामने देखें, एक टेक्निक थी एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस और दूसरी है मोस्ट लाइकली आउटकम। अब दूसरी टेक्निक दुनिया की सबसे आसान है, उसका नाम पढ़ें, सिर्फ उसका नाम एक दो बार पढ़ें, मोस्ट लाइकली आउटकम। दूसरी टेक्निक का नाम क्या है, मोस्ट लाइकली आउटकम। इधर देखें, अगर आप दूसरी टेक्निक से कर रहे हैं ना, अगर आप दूसरी टेक्निक से कर रहे हैं तो सिर्फ वही आउटकम पिक कर लें। देखें वही आउटकम पिक कर लें जिसका लाइक्लीहुड सबसे ज्यादा है, वही आउटकम पिक कर लें जिसका लाइक्लीहुड सबसे ज्यादा है, वही आउटकम पिक कर लें जिसका लाइक्लीहुड सबसे ज्यादा है। तो आप मुझे बताएं, तीनों में से सबसे बड़ी परसेंटेज किसकी है, 60 की है ना, तीनों में से सबसे बड़ी परसेंटेज 60 की है, तो डायरेक्ट 60,000 यूनिट्स का आप प्रोविजन बनाएंगे। डायरेक्ट 60,000 यूनिट्स, डायरेक्ट 60,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रिपेयर कॉस्ट कितनी है, $20। तो ये ठीक है बेटा। अगर आप ईवीए यूज करोगे, अगर आप सॉरी, अगर आप मोस्ट लाइकली आउटकम, इसका नाम पढ़ के सोचो, मोस्ट लाइकली आउटकम, वो वाला आउटपुट पिक कर लें, वो वाला आउटकम पिक कर लें जिसका लाइकलीहुड सबसे ज्यादा है, वो वाला आउटकम पिक कर लें जिसका लाइकलीहुड सबसे ज्यादा है। सही। तो इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है, इसकी है ना, इसकी है ना। तो बस इसके सामने जो भी यूनिट्स लिखे हुए हैं डायरेक्ट उसका प्रोविजन बना लेना, ये है मोस्ट लाइकली आउटकम। ठीक है। अब ये कॉपी करें, पहले ये कॉपी करें, फिर मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी बातें और। मैं स्क्रीन कर रहा हूँ स्क्रॉल, पहले ये कॉपी कर लो, पहले ये कॉपी कर लो, पहले ये कॉपी कर लो भाई, कुछ नहीं होता, पहले ये कॉपी कर लो, कोई मसला नहीं है, फिर बाद में ही करना। ये लिख लो पहले, ये जहन में बैठ गया, वो खुद जहन में बैठेगा इंशाल्लाह।
लिख लिया भाई। अब एक बच्चे का सवाल आया, एक तालिब इल्म का सवाल, आम आदमी का सवाल। उसने कहा सर, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ईवीए यूज करना है या मोस्ट लाइकली आउटकम यूज करना है? हमने इन दोनों में से क्या यूज करना है? इस पर आईएएस ने कोई हिदायत दी है? इस पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कोई हिदायत दी है? जी बिल्कुल दी है। सुने, आइए बताता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये पढ़ो। पहले मैंने दोनों की डेफिनेशन लिख दी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस में क्या होता था? देखो पढ़ो, नंबर ऑफ आउटकम्स आर मल्टीप्लाइड विद देयर प्रोबेबिलिटीज। जबकि मोस्ट लाइकली आउटकम में क्या होता था? जस्ट पिक, देखो क्या लिखा है, जस्ट पिक द आउटकम विद हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। पढ़ लो, दोनों की पहले तो डेफिनेशन लिख दी कि सॉल्व कैसे होता है। फिर अब पढ़े आप। अब सवाल ये है कि ईवीए, ये ईवी, इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू एनालिसिस को शॉर्टकट में बोलते हैं ईवीए। सर ईवीए कहां अप्लाई होगा और मोस्ट लाइकली आउटकम कहां अप्लाई होगा? सुनो, अब बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। ईवीए अप्लाई होता है जब मोर देन वन ट्रांजैक्शन हो। ईवीए तब अप्लाई होता है जब मोर देन वन ट्रांजैक्शन हो। एग्जांपल वारंटी, एग्जांपल वारंटी। ईवीए नॉर्मली तब अप्लाई होता है जब मोर देन वन ट्रांजैक्शन हो। एग्जांपल वारंटी, एग्जांपल वारंटी। हाँ, हाँ जी, क्योंकि आप जब बहुत सारे लोगों को सेल करते हो, वारंटी देते हो, तब ईवी अप्लाई करते हो। और यहां देखें, मोस्ट लाइकली आउटकम तब अप्लाई होता है इन केस ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन, इन केस ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन। और सिंगल ट्रांजैक्शन की एग्जांपल है कोर्ट केस। किसी ने हम पे कोर्ट केस कर दिया तो कोर्ट केस एक ही होता है, कोर्ट केस एक ही होता है, सही है। तो इन केस ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन हम क्या अप्लाई करते हैं? मोस्ट लाइकली आउटकम। और in case in case of more than one transaction like warranties and all, we apply expected value analysis, we apply expected value analysis। अब ये चीज कॉपी कर लें, अब ये चीज कॉपी कर लें। सिंगल ट्रांजैक्शन का मींस अकेली एक ट्रांजैक्शन, जैसे एक ही बंदे से आप डील कर रहे हैं। आप वारंटी में बहुत सारे लोगों से डील करते हैं। वारंटी कब होती है? जब आप एक लंबी सेल कर रहे होते हो। कर लिया भाई? लिख लिया बेटा, बोलो।
नाउ मैं अब आपको एक क्वेश्चन और बना के दे रहा हूँ, यहाँ करें, चलें। करो बेटा। चलो करो। ये आउटकम्स हैं, ये उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं बेटा। चलें दोनों से सॉल्व करके दें, ईवीए से भी आंसर निकाल के दें, ईवीए से भी आंसर निकाल के दें, और मोस्ट लाइकली आउटकम से भी करके दें, मोस्ट लाइकली आउटकम से भी सॉल्व करके दें। चलें एक आंसर आया है, बाकी लोग भी आंसर नहीं। चले बेटा, ईवीए में क्या करोगे, हर आउटकम को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे। 40,000 इंटू 20% होता है 8,000 यूनिट्स। 30,000 का 55% कितना होता है? 16,500। फिर ये होता है 80,000 का 25%, 20,000। सही है बेटा। अब क्या होगा, ये 20 और 16 36,500 और 8,000 44,500 होता है ना। हाँ, ये आ रहा है 44,500 यूनिट्स। बेटा ईवीए से आंसर आ रहा है 44,500 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय $10 कर दो। करो तो आपके पास आएगा फाइनल आंसर 445,000, 445,000, 445,000, यही है। हाँ, this is your answer with EVA. Now you tell me, if you are asked to solve the same question with most likely outcome, most likely, एक मिनट, तो मोस्ट लाइकली क्या है, वो ये रहा। मोस्ट लाइकली 55% इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, इसके सामने बस ये 30,000 यूनिट्स। तो फिर उसका आंसर क्या आएगा, 30,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10, 300,000। ओके, ठीक है। तो अब आपको ये आना चाहिए कि मोस्ट लाइकली आउटकम कैसे ऑपरेट होगा और ईवीए कैसे ऑपरेट होगा। उम्मीद है आपने सही किया होगा, उम्मीद है आपने ये सही किया होगा। कर लिया, फरमाइए। बोलो। अब देखो याद रखना भाई, इधर देखो, इस पे ये पेज, दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजन बनाने की ये 3 कंडीशंस हैं। क्या क्या 3 कंडीशंस थी? नंबर 1 प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नंबर 2 आउटफ्लो के चांसेस क्या होने चाहिए, प्रोबेबल होने चाहिए, और नंबर 3 रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, नहीं पता लगे कि कितने का आउटफ्लो होगा। अगर ये 3 कंडीशंस एक साथ एक वक्त में मीट होंगी, ये 3 की 3 कंडीशंस एक साथ एक वक्त में मीट होगी, तभी आप प्रोविजन बना सकते हो, वरना प्रोविजन नहीं बना सकते, वरना प्रोविजन नहीं बना सकते, वरना अदरवाइज प्रोविजन नहीं बन सकता, अदरवाइज प्रोविजन नहीं बन सकता। ओके, एक नजर जो कुछ पढ़ा है उसको रिकॉल करो, मैं आगे लिख रहा हूं।
बेटा ये कॉपी कर लें, ये कॉपी करें। लिखो बेटा। चलें जी, अब जरा सुने, इस आईएएस का नाम क्या था? आईएएस का पूरा नाम सोचते हैं। आईएएस का पहला नाम था प्रोविजन। आईएएस का पहला नाम क्या था? प्रोविजन। अच्छा, अब ये जो चार्ट है ना, ये बड़ा अहम है। ये जो मैंने आपके सामने ग्रिड बनाई है, बड़ा अहम है। बाकी सारी बातें बहुत अच्छी थी, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी थी, नॉलेज वगैरह सब, ये पेपर क्लियर करने वाली चीज है। अब जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इससे पेपर क्लियर होगा, इससे एमसीक्यूज होंगे। सुने, यहाँ देखें बेटा, आईएएस का नाम है, आईएएस का फुल नेम क्या था? प्रोविजंस कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड कॉन्टिजेंट एसेट, ये फुल नेम था, प्रोविजंस कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट एसेट। अब मैं आईएएस के दूसरे नाम पे बात कर रहा हूँ, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। आईएएस का दूसरा नाम था कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, सही है। अब कोई आम आदमी मुझसे पूछेगा यार कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या है, तो मैं उसको समझाऊंगा कैसे। सुनो, मैं उसको बोलूंगा कि कॉन्टिंजेंट, मेरी तरफ देखें, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वो प्रोविजन है जिसका रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी वो प्रोविजन है जिसका रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। यानी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी प्रोविजन से भी ज्यादा अनसर्टेन चीज है। वैसे तो प्रोविजन भी अनसर्टेन है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी प्रोविजन से भी ज्यादा अनसर्टेन चीज है। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इस कदर अनसर्टेन चीज है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इस कदर अनसर्टेन चीज है, मेरी तरफ देखें, कि उसकी कभी डबल एंट्री नहीं बनाते, उसकी डबल एंट्री नहीं बनाते, नहीं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, बल्कि उसका सिर्फ डिस्क्लोजर बनता है। उसका सिर्फ डिस्क्लोजर बनता है नोट्स टू दी अकाउंट्स में। नोट्स टू दी अकाउंट्स में उसकी कहानी बस शेयर होल्डर को सुनाते हैं। फिर सुने, कोई अगर मुझसे पूछे कि व्हाट इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, तो मैं उसे बोलूंगा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वो प्रोविजन है कि जिसका रिकग्निशन क्राइटेरिया नहीं, वो तीन कंडीशन जो नहीं पढ़ाई थी, वो तीन कंडीशन उसकी मीट नहीं हो रही। एक बात। सेकंड, मैं बोलूंगा कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी यूं बोलूंगा कि प्रोविजन का छोटा भाई है। तीसरी बात, मैं बोलूंगा कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी प्रोविजन से भी ज्यादा अनसर्टेन चीज है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी प्रोविजन से भी ज्यादा अनसर्टेन चीज है। और यकीन करें, इतनी अनसर्टेन चीज है, इस कदर अनसर्टेन चीज है कि स्टैंडर्ड कहता है इसकी डबल एंट्री हम नहीं बनाने देंगे, इसकी डबल एंट्री हम नहीं बनाने देंगे, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करने देंगे, बल्कि इसका सिर्फ डिस्क्लोजर बनेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर बनेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर बनेगा। हाँ, इसका डिस्क्लोजर बनेगा, ठीक है। अब आए, अब मैंने आपके सामने चार कॉलम्स बनाए हुए हैं, बहुत प्यार से, प्लीज तसल्ली से, आपके सामने आपकी खिदमत में चार कॉलम्स बनाए हुए हैं। देखें, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। देखो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन देखो, कंडीशन मीट हो रही है, यस। आउटफ्लो के चांसेस देखो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो क्या है? आउटफ्लो के चांसेस क्या है? प्रोबेबल। और रिलायबल एस्टिमेट के आगे लिखा है राइट टिक, यस। तो आप देखो, फर्स्ट कॉलम को देखना, पहला कॉलम देखना, ये रहा कॉलम, से कहते हैं भाई, ये रहा फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम नजर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या लिखा है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यस, राइट टिक लगा हुआ है। आउटफ्लो के चांसेस क्या है? प्रोबेबल, यस।
और तीसरा रिलायबल एस्टिमेट, तो हाँ, इस केस में इसका प्रोविजन बन जाएगा। पहले वाले कॉलम में पूरा तीनों की तीनों कंडीशन मीट हो रही है, पहले वाले कॉलम में तीनों की तीनों कंडीशन मीट हो रही है, पहले वाले कॉलम में तीनों की तीनों कंडीशन मीट हो रही है, तो आप प्रोविजन बना दोगे, सही है। अब स्लो मोशन में सेकंड कॉलम पे आ जाओ, स्लो मोशन में सेकंड कॉलम पे आ जाओ। सेकंड कॉलम में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यस, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यस। आउटफ्लो के चांसेस क्या है? प्रोबेबल, ओहो जबरदस्त, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो रही है, आउटफ्लो के चांसेस क्या है? प्रोबेबल। लेकिन बेटा तीसरी शर्त मीट नहीं हो रही, रिलायबल एस्टिमेट के आगे क्रॉस लगा हुआ है, रिलायबल एस्टिमेट के आगे क्रॉस लगा हुआ है, यानी पता ही नहीं लग रहा कि 1 करोड़ का आउटफ्लो होगा, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, रिलायबल एस्टिमेट नहीं हो रहा। तो मेरे बच्चों, जब रिलायबल एस्टिमेट ही नहीं हो रहा है, यानी अमाउंट पता ही नहीं लग रहा मॉनेटरी टर्म में, अमाउंट पता ही नहीं लग रहा मॉनेटरी टर्म में, तो ऐसी सूरत हाल में आप डबल एंट्री तो बना ही नहीं सकते। जब आपको पता ही नहीं लग रहा आउटफ्लो कितने का होगा, मॉनेटरी वैल्यू ही नहीं है, तो आप डबल एंट्री तो नहीं बना सकते ना, सही है। तो अब आपकी अदालत में फैसला करते हैं, चलो आप फैसला करो। एक ऑप्शन ये है कि हम कुछ भी ना करें, एक ऑप्शन ये है कि हम कुछ भी ना करें, डू नथिंग, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम सिर्फ डिस्क्लोजर बना दें, हम डिस्क्लोजर बना दें और उसमें एंड में माजरत कर लें, पूरी कहानी शेयर होल्डर को सुना दें और एंड में माजरत कर लें कि यार हमें फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं पता, हमें इसका फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं पता, इसका फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं पता। तो आई थिंक सेकंड सेकंड वन इज बेटर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यार देखो, इसका ऑप्शन स्टैंडर्ड नहीं बोला है, डिस्क्लोज विदाउट फाइनेंशियल इफेक्ट, कि आप इसका डिस्क्लोजर बना दो, पूरी कहानी सुना के एंड में माजरत कर लो कि यार इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो एटलीस्ट शेयर होल्डर को कुछ इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, किस्सा सुनने को तो मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड ने भी ये बोला है कि इस केस में डिस्क्लोजर बनेगा विदाउट फाइनेंशियल इफेक्ट। इसके नीचे कॉपी करने के लिए लिख लो ताकि याद रहे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये डायलॉग बड़ा मशहूर है, इसके नीचे लिख लो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लिख लिया भाई, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके ओके। अब तीसरा कॉलम आ जाओ, तीसरा कॉलम जरा सुनो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यस, रिलायबल एस्टिमेट है, यस, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी रिलायबल एस्टिमेट है, लेकिन अब देखें, इधर देखें, अब आउटफ्लो के चांसेस सिर्फ पॉसिबल है, क्राइटेरिया ही मीट नहीं हुआ। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, यस, रिलायबल एस्टिमेट भी है, यस, लेकिन आउटफ्लो के चांसेस सिर्फ पॉसिबल है, सिर्फ पॉसिबल है, यानी प्रोबेबल नहीं है, लेस देन प्रोबेबल है। तो अब लेस देन प्रोबेबल पे कभी डबल एंट्री नहीं बनती, डबल एंट्री के लिए वो 3 कंडीशन जो ऊपर पढ़ाई थी, डबल एंट्री के लिए वो 3 कंडीशन जो ऊपर पढ़ाई थी वो पूरी होना फर्ज है, डबल एंट्री के लिए वो 3 कंडीशन जो ऊपर पढ़ाई थी वो पूरी होना फर्ज है। तो इस बार भी बेटा आप कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर बनाओगे, लेकिन आप इस बार डिस्क्लोजर बनाओगे विद फाइनेंशियल इफेक्ट, विद फाइनेंशियल इफेक्ट, क्योंकि अब फाइनेंशियल इफेक्ट पता है ना, तो आप फाइनेंशियल इफेक्ट के साथ डिस्क्लोजर बनाओगे, यानी पैसों की बात भी लिखोगे डिस्क्लोजर में, सही। तो बेटा देखें, फर्स्ट कॉलम में सिर्फ तीनों कंडीशन मीट हो रही है, फर्स्ट कॉलम में सिर्फ तीनों कंडीशन मीट हो रही है, सेकंड और थर्ड कॉलम में तीनों कंडीशन मीट नहीं हो रही। तो सेकंड और थर्ड कॉलम में जब तीनों कंडीशन मीट नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत हाल में अब डबल एंट्री नहीं, अब डिस्क्लोजर बनेगा, अब डबल एंट्री नहीं, अब डिस्क्लोजर बनेगा, और डिस्क्लोजर ये जो बनता है ना, ये जो डिस्क्लोजर बनता है इसी को कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, इस डिस्क्लोजर को ही कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहते हैं। अब now the last and the easiest, the last and the easiest and the memorable column, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यस, रिलायबल एस्टिमेट है, यस, लेकिन आउटफ्लो के चांसेस सिर्फ रिमोट हैं, रिमोट का मतलब ना होने के बराबर, जैसे इस वक्त अर्थक्वेक के आने के चांसेस ना होने के बराबर है ना। तो अब स्टैंडर्ड क्या कहता है, यार जब रिमोट चांसेस है ना, तो फिर शेयर होल्डर को बिल्कुल भी मत डराओ, ना डबल एंट्री बनाना ना डिस्क्लोजर। अब क्या करना है, डू नथिंग बेटा, अब आपने डू कुछ भी नहीं करना, सो जाओ, अब सो जाओ, डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो ये रिमोट वाले केसेस में डू नथिंग, रिमोट वाले केसेस में नथिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो भाई ये कॉपी कर लें प्लीज।
एक सवाल आया है भाई, सेकंड कॉलम में विदाउट फाइनेंशियल इफेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें ये देखो लिखा हुआ है रिलायबल एस्टिमेट। ये पढ़ो बेटा, ये देखो, ये वाला पॉइंट पढ़े, रिलायबल एस्टिमेट नहीं हो रहा। सेकंड कॉलम में रिलायबल एस्टिमेट नहीं हो रहा। सेकंड कॉलम में नहीं पता आउटफ्लो कितने का होगा, आउटफ्लो कितने का होगा ये नहीं पता। रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशंस, ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जिसमें हम अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे होते कि आउटफ्लो कितने का होगा। तो अगर कभी आपको ना पता लग रहा हो तो फिर ऐसी सूरत हाल में डबल एंट्री तो नहीं बन सकती, बन ही नहीं सकती ना। डबल एंट्री तो हमेशा पैसों की बनती है, डबल एंट्री तो हमेशा पैसों की बनती है भाई। एक सवाल आया, डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, सुकून से सुनो, वो प्रोविजन है जिसका रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट ना हो रहा हो, जिसका रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट ना हो रहा हो। तो जब रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं होगा तो फिर आप सिर्फ उसका डिस्क्लोजर बनाओगे। ये जो अभी चार्ट बनाया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ये चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। लिख लिया बेटा। अब मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो। वैसे वो F3 में इतनी आती नहीं है, लेकिन नई किट में उसने एक सवाल डाला हुआ है, तो मैं वो चीज आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, मैं इस टॉपिक की पूरी किट खुद ही कराऊंगा, अपने हाथों से कराऊंगा। नेक्स्ट मीटिंग में पूरी किट भी इसकी खुद ही कराऊंगा। ये लिखना शुरू कर दें का लिखना।
लिख लें बेटा ये दोनों लाइंस। चलो बेटा सामने देखें क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन इज डिपेंडेंट ऑन ऑब्लिगेटिंग इवेंट। देखो बात को सुनो, अगर ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो गया है ना, तो फिर तो ऑब्लिगेशन अराइज हो गई, तभी आप प्रोविजन बनाओगे। लेकिन अगर ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज नहीं हुआ, ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज नहीं हुआ, तो आप कोई प्रोविजन नहीं बनाओगे। बच्चे ने कहा ये बात कैसे समझ में आएगी? मैंने कहा मैं आपको दो अच्छी मिसालें देता हूं, आप समझ जाएंगे। दो अच्छी मिसालें देता हूं, आप समझ जाएंगे। यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये देखें, ये देखें, 4 साल मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं, सही है। यहाँ देखें, यहाँ देखें, सामने देखें। हुआ ये कि आज ईयर 0 पे, प्लीज एग्जांपल सुनना, अच्छी एग्जांपल है, फिर मैं आपको अभी अभी एग्जाम किट का भी एक छोटा सवाल कराता हूं ताकि आप जरा प्रैक्टिकल फ्लेवर भी फील करें। यहाँ देखें, हुआ ये कि आज डे 0 पे, हुआ ये कि आज डे 0 पे मैंने एक जगह के माइनिंग के राइट्स खरीदे। मैंने एक जगह के माइनिंग के राइट्स खरीदे ताकि जमीन से मिनरल्स निकालूं। माइनिंग कर करके जमीन से मिनरल निकालूं, तो एक जगह मैंने माइनिंग के राइट्स खरीद लिए 4 साल के लिए, 4 साल के लिए राइट्स खरीद लिए, सही है। अब मैं उस माइन की लोकेशन पे गया, उस माइन की लोकेशन पे गया, और अभी मैं माइनिंग, इधर देखें, अभी मैं माइनिंग शुरू ही करने वाला था, खुदाई खुदाई माइनिंग शुरू ही करने वाला था कि गवर्नमेंट की एजेंसीज की गाड़ियां आके रुकी, गवर्नमेंट की इन्वायरमेंटल और वहां के लोगों की एजेंसीज की गाड़ियां आके रुकी, और मुझे एक कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में थमा दिया। गवर्नमेंट के लोगों ने एक कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने कहा इसमें क्या है? बोला पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। अब मैंने जब पढ़ना शुरू किया ना, तो क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था कि जो भी इस जगह को डिगिंग करके, जो पार्टी भी इस जगह को डिगिंग करके खराब करेगी, तो जमीन तो खराब हो जाएगी। जब आप खुदाई करते हो, डिगिंग करते हो, जमीन तो खराब हो जाएगी। तो जब 4 साल बाद आप जा रहे होगे तो इसको सही करना पड़ेगा। 4 साल बाद जा रहे होगे तो इसको लैंडस्केप करना होगा, पूरा प्रॉपर सही करके जाना। फिर बोल रहा हूँ बेटा, मैंने 4 साल के लिए आज आज राइट्स खरीदे हैं, माइनिंग राइट्स, सही है। और अभी मैं माइन पे जाके काम शुरू ही करने लगा, डिगिंग, तो इतने में गवर्नमेंट की एजेंसीज के लोगों की गाड़ियां आके रुकी, और और मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया, मुझे एक कागज का टुकड़ा, पीस ऑफ पेपर दिया, बोला यार इस पे साइन करो। मैंने कहा इसमें क्या है? बोला पढ़ लो। तो उसमें लिखा हुआ था कि जो भी इस एरिया को डिगिंग करके खराब करेगा, एंड में जाने से पहले वो इसको सही करके जाएगा। यानी साफ बात बोलूं, क्या लिखा था? जो खराब करेगा वो सही करेगा। क्या लिखा था बोलो? जो खराब करेगा, जो इस एरिया को डिगिंग करके खराब करेगा वो सही करेगा, जो खराब करेगा वो सही करेगा, जो खराब करेगा वो सही करेगा, जो खराब करेगा वो सही करेगा। और एक बात सुने, मैं तो अगले सेकंड पे ही, मैंने उसे साइन कर दिया, मैं अगले सेकंड पे ही डिगिंग करके वो सारे एरिया की ऐसी तैसी करने वाला हूं। मैं अगले सेकंड पे ही डिगिंग करके उस सारे एरिया की ऐसी तैसी करने वाला हूं। तो जैसे ही मैंने डिगिंग कर दी, अमल कर दिया, तो अब मुझ पर ऑब्लिगेशन अराइज हो गई ना। जैसे ही मैंने डिगिंग कर दी तो मुझ पर ऑब्लिगेशन अराइज हो गई ना। तो इसका मतलब मैंने डे 1 पे ही मेरा ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो गया, डे 1 पर ही मेरा ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो गया। तो ऐसी सूरत हाल में IAS 37 कहता है आपको प्रोविजन बनाना जरूरी है, आपको प्रोविजन बनाना जरूरी है। क्योंकि डे उसमें लिखा था उस पेपर में कि जो खराब करेगा वो सही करेगा, जो खराब करेगा वो सही करेगा। तो हमने तो डे 1 पे ही सब खराब कर दिया, पूरी डिगिंग कर दी डे 1 पे ही। हाँ, तो अब देखें, पहली लाइन पढ़ें, पहला पैराग्राफ पढ़ें। प्रोविजन इज डिपेंडेंट ऑन ऑब्लिगेटिंग इवेंट। अब जरा पढ़ो, इन केस ऑफ कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट। ये जो मैंने अभी आपको किस्सा सुनाया था ना, ये जो अभी मैंने आपको किस्सा सुनाया था, इस किस्से को कहते हैं कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट। इस किस्से को कहते हैं कंपलसरी डिस्पोजल कॉस्ट, जो एंड में लगानी होती है। कंप्लीट ऑब्लिगेटरी इवेंट अराइजेस ऑन डे 1। कंप्लीट ऑब्लिगेटरी इवेंट अराइजेस ऑन डे 1। That's why complete provision on day 1। तो इस पहले वाले पैराग्राफ का जो किस्सा है ना, उसमें कंप्लीट प्रोविजन डे 1 पे बनता है, उसमें कंप्लीट अमाउंट का प्रोविजन डे 1 पे बन जाता है, कंप्लीट अमाउंट का प्रोविजन डे 1 पे बन जाता है। नहीं समझे? चलो अब एक और मिसाल देता हूं। अब एक पीस ऑफ पेपर तो उन्होंने मेरे से पॉइंट नंबर 1 साइन कराया। अब गवर्नमेंट की एजेंसीज ने एक और पॉइंट भी साइन कराया मुझसे। गवर्नमेंट की एजेंसीज ने मुझे कहा सुने कि जब आप यहाँ माइनिंग करेंगे, जब आप माइनिंग करेंगे, तो आप लोगों ने कभी माइनिंग वगैरह का काम सोचा है? वो जो कंस्ट्रक्शन और माइनिंग का काम, और जमीन से चीजें निकालेंगे, तो बोला अगले 4 साल तक आप यहाँ वो मशीनें चलाएंगे, टर 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 टर,
आपने देखा ना वो मशीनें चल रही होती हैं, ड्रिलिंग हो रही होती है, तो अगले 4 साल तक जब आप यहाँ मशीनें चलाएँगे, तो हर मशीन चलती है तो वहाँ धुआँ क्रिएट होता है। जब मशीन चलेगी तो धुआँ, धुआँ, धुआँ क्रिएट होगा। तो बोला अगले 4 सालों में हर रोज़, अगले 4 सालों में हर रोज़ तुम लोग थोड़ा-थोड़ा करके इस माहौल को खराब करोगे। अगले 4 सालों में हर रोज़ तुम थोड़ा-थोड़ा करके इस माहौल को खराब करोगे, तो तुम्हारी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होगा ना, तुम्हारी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो मुझे क्या बोला बताऊँ? जब आप 4 साल बाद यहाँ से जाने लगो ना, जब आप यहाँ से 4 साल बाद जाने लगो ना, तो फिर इस एरिया के आगे-पीछे आपने इतने सारे गार्डन्स भी बनाने होंगे। इस एरिया के आगे-पीछे आपने इतने सारे गार्डन्स और पौधे और दरख्त लगाने होंगे ताकि उसकी कॉम्पेंसेशन हो जाए जो आपने गंद फैलाई है, जो आपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया है, सही है? अब सुनो, इन केस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोविजन, अब जो प्रोविजन है उसका नाम है एनवायरमेंटल प्रोविजन। अब मुझे बताएं, उन्होंने मुझे क्या बोला कि अगले 4 साल तक रोज टर 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 थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये देखो अगले साल तक, अगले 4 साल तक रोज थोड़ा 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 करके आप खराब करोगे, रोज थोड़ा थोड़ा करके खराब करोगे, तो 4 साल बाद एक बड़ी खराबी पैदा हो जाएगी, तो उसको आपने सही करना है। अब मुझे बताएं, इस बार डे 1 से ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज नहीं हुआ, इस बार डे 1 से हमने पूरा एरिया खराब नहीं करा, बल्कि हम रोज मशीनें चला चला के टर 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 थोड़ा थोड़ा धुआं क्रिएट करेंगे। तो अब स्टैंडर्ड कहता है कि इस बार ऑब्लिगेटिंग इवेंट ग्रेजुअली अराइज होगा। इस बार ऑब्लिगेटिंग इवेंट ग्रेजुअली अराइज होगा, तो हम हर साल के एंड पे चेक करेंगे, हम हर साल के एंड पे चेक करेंगे कि हमने कितनी बुराई क्रिएट कर दी है। हम हर साल के एंड पे चेक करेंगे हमने कितनी बुराई क्रिएट कर दी है, कितना गुनाह कर दिया है, कितना जुल्म कर दिया है। तो उसी हिसाब से हम अपना हर साल प्रोविजन बनाएंगे। हर साल हम उसी हिसाब से अपना प्रोविजन बना लेंगे, हर साल हम उसी हिसाब से अपना प्रोविजन बना लेंगे, हर साल इसकी एंट्री स्प्रेड होके बनती रहेगी, इसकी एंट्री हर साल स्प्रेड होके बनती रहेगी, सही है, पढ़ो। बट इन केस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोविजन, obligating event arises gradually, obligating event arises gradually, that's why provision is made gradually over the life of asset according to damage done so far। जितना जितना हर साल, जितना 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 हर साल डैमेज करते जाओगे, उतना उतना आपने प्रोविजन क्रिएट करना होगा, उतना उतना प्रोविजन क्रिएट करना होगा। उम्मीद है आप इसके पहले और सेकंड पैराग्राफ का फर्क समझ गए होंगे, पहले और सेकंड पैराग्राफ का फर्क समझ गए होंगे। पहले पैराग्राफ में लिखा था कि जो खराब करेगा वो सही करेगा, तो मैंने पहले दिन ही उस माइन को तो खराब कर दिया ना, माइन से रिलेटेड था, तो पहले दिन ही खराब कर दिया, तो पहले दिन ही पूरी की पूरी ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो गई, पहले दिन ही पूरा का पूरा ऑब्लिगेटिंग इवेंट कंप्लीट अराइज हो गया। तो इसीलिए कंप्लीट प्रोविजन डे 1 से बनेगा, कंप्लीट प्रोविजन डे 1 से बनेगा। समझ गए? बताओ ये दोनों बातें समझे नहीं समझे, ये बताओ, ये दोनों बातें समझे, यस और नो? चलो ये एक सवाल करो, ये एग्जाम किट का बहुत अच्छा सवाल है, करके दो, चलो देखते हैं। ये एग्जाम किट का एक बहुत जबरदस्त सवाल है, आपकी नई वाली किट के सवाल आते हैं, करो 188, ये पढ़ो और करके दो, चलो। बहुत अच्छा सवाल है, करके दें, जान लगा कि सीरियसली करना।
बेटा जरा ये क्वेश्चन पढ़ें और जवाब दें, ये क्वेश्चन पढ़ें और जवाब दें, ये क्वेश्चन पढ़ें और आंसर दें प्लीज। एक बच्चे का जवाब सही आ गया, वेरी गुड। एक बच्चे का जवाब आ गया है, दूसरे जवाब दें। पढ़ें इसको, सोच के पढ़ें, देखें जवाब मिल जाएगा। पढ़ो, सोच के जवाब मिलेगा अंदर, बहुत अच्छी तरह, बहुत साफ इंग्लिश लिखी हुई है, जवाब तक पहुंच जाओगे तुम लोग। सोचो, मैंने जो पिछली एग्जांपल दी उससे कनेक्टेड है। अभी तक जो गुनाह किया है बस उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, जो तुम फ्यूचर में गुनाह करोगे उसके लिए बाद में सजा है भाई, अभी थोड़ी सजा है उसकी। जो गुनाह तुमने अभी कर चुके हो बस उसके लिए जिम्मेदारी है तुम्हारी। करो करो करो, ट्राई करो, ट्राई मारो, ट्राई मारो, ट्राई मारो। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। काफी लोगों का आंसर क्लोज हद तक सही भी आया है। मुझे पता है सी और ए में, सी और ए मेजोरिटी का आ रहा है, बस ये डिसाइड करना है सी सही है ए सही है, ये सोच लो। चलो मैं डिस्कस करता हूं, पहले मेरी बात सुनो। हम राइट नाउ कहां खड़े हैं बताओ, इधर खड़े हैं देखो। हम राइट नाउ यहां खड़े हैं 31 अगस्त X4, सुनो। ठीक है, इसके बाद X5 आएगा, फिर X6 आएगा, फिर यहां X7 आएगा। देखो, ये X5 है, ये X6 है, सही है, ये इस तरह के साल साल हैं। सुने, ड्रिलर कंपनी अंडरटेक्स ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज। वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द ऑपरेटिंग लाइसेंस दैट ड्रिलर मस्ट मेक गुड एनी डैमेज कॉज टू द लोकल एनवायरमेंट। देखो, एनवायरमेंटल प्रोविजन की बात है, क्योंकि आप वहां मशीनें चलाओगे तो एनवायरमेंट खराब होगा। सही। देखो, ये सेकंड वाला केस है, जो अभी जो पढ़ाया था उसका सेकंड केस है। खुदा के लिए यार, क्या लोग हो तुम लोग यार, बंदा मार भी नहीं सकता है ऑनलाइन क्लास में घुस के अंदर। as a result of its exploration activities as at the year end date of 31st August 2004, driller company estimated that the cost of rectifying damage already caused ये गुनाह हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये गुनाह हमने किया अभी तक। एट दी करंट एक्सप्लोरेशन, बस 5 मिलियन तक की गंद फैलाई है, $5 मिलियन तक की गंद फैलाई है अभी तक, उसके लिए हम अभी राइट नाउ जिम्मेदार हैं। ऑब्लिगेटिंग इवेंट उसी का राइज हुआ है भाई। एट दैट डेट, अब देखो आपको घुमा रहा है, अब आपको ऐसे ही अलीबाग की सैर की है भी, अलीबाग चलो आओ, अलीबाग अलीबाग चलते हैं। एट दैट डेट ड्रिलर कंपनी estimated that the cost of rectifying expected future damage, अभी नहीं हुआ फ्यूचर डैमेज, एट करंट एक्सप्लोरेशन साइट एट एन एडिशनल 20 मिलियन, यानी फ्यूचर में जो गुना करेंगे ना उसकी वजह से 20 मिलियन की और हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो तो किया ही नहीं है, वो तो किया ही नहीं है भाई। नहीं समझ रहे यार भाई, जो गुना किए उसके लिए अभी जिम्मेदार हो ना, तो बस वो शेयर होल्डर को आप बताओ, ये आपकी ऑब्लिगेशन है। जो गुना करोगे तो उसकी सजा भी बाद में मिलेगी ना, उस सजा के लिए अभी से आप जिम्मेदार थोड़ी हो, क्या होगी तुम्हें। यार तुम लोग अजीब लोग हो यार। अब लाख रुपए की बात, जाओ हजारों में ले लो। ड्रिलर कंपनी also estimated that all current exploration site will operate until 2007 और beyond that date, यानी भाई आपको जो पेमेंट करनी है ना, जो पेमेंट एंड में सही कराना है वो यहां पेमेंट करनी है, पेमेंट सारी यहां करनी है, देख लो, देख लो बेटा, सारी की सारी पेमेंट आपने यहां करनी है, यानी एंड में जो भी पेमेंट होगी वो सब 2007 में होगी। तो अब आप मुझे बताओ, 2000 इधर खड़े हो, 2004 में कितने मिलियन का गुनाह कर लिया है, 5 मिलियन की बुराई क्रिएट कर ली है। जब 5 मिलियन की बुराई क्रिएट कर ली है तो यहां आपके पास जो प्रोविजन आप बुक करोगे, जो प्रोविजन आप बुक करोगे वो 5 मिलियन का ही बुक करोगे ना, सही। तो इसका मतलब ए या सी में से कोई आंसर है, ए या सी में से अब डिसाइड करना है ए है या सी है। भाई अब लाइव प्रोविजन तो आपने यहाँ 5 मिलियन का बुक कर लिया, लेकिन मुझे बताओ इसकी पेमेंट कब होगी, इसकी पेमेंट होगी 2007 में, अगस्त 2007 में, 3 साल बाद। लाइबिलिटी तो आपने यहाँ बुक कर ली, लेकिन इसकी पेमेंट होगी 3 साल के बाद, तो बेटा ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। जब 3 साल के बाद पेमेंट होगी तो नॉन करंट लाइबिलिटी है, क्योंकि लिखा हुआ है ये सारी साइट 2007 तक चलती रहेगी। तो जब 2007 तक चलेगी, जब एक बार साइट बंद होती है उसी के बाद उसकी पेमेंट होगी ना भाई, पढ़ लो।
पढ़ लो। तो आंसर इज सी। मैं रुक रहा हूं, आपने पढ़ना जरूर है। भाई नॉन करंट वाली लाइबिलिटी वाली बात की है, देखो मेरे प्यारे बच्चे सुकून से सुनो। आप 31 अगस्त X4 की शाम को खड़े हो, यहाँ खड़े हो, और ये सारा जो आपने अभी तक 5 मिलियन की बुराई क्रिएट कर ली है, लेकिन ये बुराई के बदले जो आप गार्डन्स वगैरह बनाओगे और इलाके में स्प्रे करोगे, वो एंड में 2007 जब साइट खत्म होगी तब। तो आप अगस्त X4 में खड़े हो, आपको खर्चा करना है 2007 में। तो 2004 और 2007 में 3 साल का फर्क है बेटा। तो 3 साल के बाद खर्चा करना है। तो हर वो ऑब्लिगेशन जो 1 साल या उसके बाद वाली हो, वो बेटा नॉन करंट लायबिलिटी होती है। सोचें। यस, सेकंड पैराग्राफ वाली एग्जांपल से मीट कर रहा है। मैंने जो 2 पैराग्राफ लिखाए थे उसकी सेकंड पैराग्राफ की एग्जांपल से ही मीट कर रही है बात। ठीक है, सही। चलें, अब हम नेक्स्ट मीटिंग जो करेंगे उसमें और रिवीजन भी करेंगे और इसकी पूरी किट कराऊंगा। इसकी एक एक किट, इसकी बड़ी अच्छी किट है। थोड़ा सा आप लोग भी आज जो पढ़ा है उसको एक नजर देख लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह बाकी करेंगे। अल्लाह हाफिज।